हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन साइंस। तो बच्चों आज स्टार्ट करने वाली है मेटल इन नॉन मेटल्स या मेटल इन नॉन मेटल्स। तो ये मेटल इन नॉन मेटल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ इनका इंट्रोडक्शन कि मेटल और नॉन मेटल क्या है। इन मेटल और नॉन मेटल क्यों पढ़ रहे हैं इसको। टॉपिक का मेन एम तो यही है ना कि क्यों पढ़ा जा रहा है, ये सब चीज़ें क्यों पढ़ी जा रही है। तो मेटल नॉन मेटल क्यों पढ़ते हैं अभी बताते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले ये जान लो कि आपने क्लास 9th में मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। हाँ पढ़ा है, उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ी होंगी। झूठ मत बोल देना, और आप तुम्हें याद भी नहीं है, ये भी झूठ मत बोल देना तुम्हें कुछ भी याद नहीं। तो देखो मेटल और नॉन मेटल का डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेज हैं, और उन्हीं यूजेज को ध्यान में रखते हुए आपको क्लास 9 10 से एकदम मजबूत करके भेजा जा रहा है ज़िंदगी के मैदान में उतरने के लिए, ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं आए कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, उनके क्या यूज हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इनकी सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात क्यों करते हैं बच्चों। होता क्या है, ये दुनिया बड़ी जालिम में दिल तोड़ के हंसती है। कैसी? क्योंकि कोई भी आदमी है या कोई भी औरत है, यहाँ पे या तुम्हारी वो है या तुम्हारा वो है, तो उसमें सबसे पहले क्या चीज़ देखी जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी देखी जाती है। जैसे कि लुक्स, कैसा दिख रहा है वो, सबसे पहले ये चीज़ तुम देखते हो ना, कैसा दिख रहा है। जबकि जो दिखने वाली चीज़ें हैं ना वो धोखा देती हैं। जो दिखने वाली चीज़ें ना वो धोखा देती हैं। धोखा कैसे देती हैं कि जो जितना अच्छा दिखेगा वो अंदर से उसकी बेवकूफ़ होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं बोल सकता नहीं तो कुछ लोग जो ज़रा नाराज हो जाएंगे, बट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। गुड लुकिंग वालों के बेवकूफ़ होने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है। क्यों होती है उसका रीज़न होता है बच्चों। उसका रीज़न ये होता है ठीक है, गुड लुकिंग है तो उसने क्या पूरी ज़िंदगी हर किसी से अपनी बड़ाई बड़ाई सुनी है कि हाँ तू तो बहुत अच्छा है। जैसे लड़कियों के केस में ये ज़्यादा होता है, लड़कियों को बोलते हैं ज़्यादा लड़कियाँ जो सुंदर रहेंगी ना वो उनको हमेशा बचपन से ये मिला कि तू सुंदर है, तू सुंदर है, तू सुंदर है, तू सुंदर है। इसी चक्कर में वो क्या है, उन्होंने बाकी उनकी जो क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए थी, जो उनको अपना मन जिस तरह से विकसित करना चाहिए था वो कर नहीं पाती। वो क्या करती है, इसी बात पर खुश होती रहती है, मैं तो सुंदर हूँ, अरे मैं तो इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, मैं इतनी सुंदर, मैं क्या करूँ। और ये क्योंकि उसका मन अच्छा नहीं है, तो बच्चों ऐसे सुंदर लोगों के साथ में आप 1 महीने समय बिताओगे ना, इनसे दूर भागोगे, दूर ऐसे दूर दूर बहुत दूर भाग जाओगे, क्योंकि उनके पास सुंदरता के अलावा कुछ है ही नहीं। और जो बेचारा सुंदर नहीं है वो क्या करता है, वो अपनी मेहनत करता है और मेहनत से कुछ क्वालिटी अर्जित करेगा। हो सकता है कि वो मेहनत करके किसी खेल में आगे निकल जाए, जैसे कोई खेलते उसमें आगे निकल जाए। ऐसे तुमने पढ़ाई में भी देखा होगा, कोई गुड लुकिंग नहीं है तो उसको पता है कि ये दुनिया तो लुक्स को इंपॉर्टेंस देती है, तो वो क्या करेगा कि दुनिया को इंपॉर्टेंस देना बंद कर देगा और अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगा देगा। या फिर ऐसा करेगा कि दुनिया को दिखाने के लिए उसके बाद लुक्स तो है नहीं बेचारे की, तो वो क्या करे, बेचारा नहीं है, बेचारा बोल के मैंने बड़ी गलती कर दी, बेचारा कोई नहीं है, बेचारा कैसे हो कुछ बेचारे। फिर क्या करेगा वो कि वो देखा ध्यान देगा अपनी पढ़ाई लिखाई पर, वो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देगा तो दुनिया को प्रूव करके दिखाने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर ये भी फंस जाएगा, दुनिया को प्रूव करके दिखाने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, गुड लुकिंग नहीं है तो बस अपनी मेहनत करो, बस और मेहनत करके अपने लिए और सक्सेस अचीव करो। इतनी सी बात है ना, धोखा दिखाने का क्या मतलब है कुछ। तो ऐसे अब चलो इतनी बात होगी फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब लोगों में सबसे पहले देखी जाती है फिजिकल प्रॉपर्टी ही देखी जाती है, और वैसे देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा धोखा भी देती है। तो चलो बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ताकि तुम उन्हें पहचान पाओगे ये मेटल है कि ये नॉन मेटल है, ये आपको पहचानना है ना। तो जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसने बोल रखा है आपसे कि कुछ मेटल के टुकड़े आप इकट्ठे कर लो, जैसे कि आयरन के, कॉपर के, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या मेटल हैं, इनके आप टुकड़े इकट्ठे करो, फिर उसके अकॉर्डिंग इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो इन सब में से आप किसी की प्रॉपर्टी देखते हैं, सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये लक्ष्यरस होते हैं, लज्जर होती है, लग्जर क्या होती है, शाइनिंग सर्फेस होती है उनकी, लश्यर होते हैं, लश्यर होती है इनके अंदर, यानी कि शाइनिंग सर्फेस होती है इनकी। कैसी शाइनिंग सर्फेस, यदि इनकी शाइनिंग सर्फेस नहीं है, इनको थोड़ा सा सैंड पेपर से साफ करो तो नीचे की जो सर्फेस होगी वो एकदम लश्यर यानी कि शाइनिंग सर्फेस निकली। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों की मेटल आज शाइनिंग इन नेचर, इनका नेचर होता है ये शाइनिंग होते हैं। बट मैंने बोला ना जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो धोखा देती हैं, अक्सर धोखा दी जाती है। इसीलिए देखो, इसीलिए क्या है कि कई ऐसे नॉन मेटल भी होंगे जो लस्टर हो, मतलब ये जो देखने में अच्छे हो, ये तुम्हें बताना पड़ेगा कौन सी शाइनिंग सरफेस, ऐसे कौन सी नॉन मेटल है जिनकी सरफेस भी शाइनिंग होती है, ये तुम्हें पता करना है बच्चों। फिर बात करते हैं दूसरी बात, पहली बात तो हो गई कैसे होते हैं ये लस्टर, नंबर 1 मेटल शाइनिंग सरफेस होती है इनकी, ठीक है, बात मान ली सर आपकी। दूसरी चीज़ होती है ये होते हैं हार्ड। हार्ड का मतलब क्या हुआ, यदि आप इनको स्क्रैच करोगे, हाथ से स्क्रैच करने की कोशिश करोगे तो स्क्रैच मतलब हार्डनेस मतलब रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन और स्क्रैच, रेजिस्टेंट टू इंडेंटेशन। यदि आप इनको इंडेंट करोगे, किसी चीज़ से इंडेंट करने की कोशिश करोगे तो इंडेंट नहीं होंगे। इंडेंट का मतलब इस पर डिम्पल बनाने की या फिर इनको खुरचने की कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये आप इनको आसानी से वहाँ से खुरच पाओगे। मतलब इनको इंडेंट करना और स्क्रैच करना डिफिकल्ट होता है, मतलब इनकी सर्फेस होती है हार्ड। तो ये देख सकते हो इनको, ये तीनों में देखोगे इन जितनी मेटल है ये हार्ड होते हैं। थर्ड 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 है बच्चों कि जब आप इनको हथौड़ा लेके पीटोगे ना, हथौड़ा से पीट डालो, जैसे कि मम्मी तुम्हारी धुलाई करती है ऐसे ही तुम इनको हथौड़ा लेके पीटोगे, हैमर से इन पर स्ट्राइक करोगे तो ये क्या होंगे, ये सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और सीड में कन्वर्ट होने की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी, यानी कि मेटल कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं। फोर्थ, मेटल से बनाए जाते हैं लंबे लंबे वायर, जैसे कि कॉपर के वायर होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर होते हैं। मतलब वायर कैसे बनाए जाते हैं, वायर कैसे बनाए जाते हैं बच्चों, ये बनाए जाते हैं मेटल से, तो मेटल से बनते हैं वायर। जैसे कि घरों में यूज़ होते हैं कॉपर के वायर यूज़ होते हैं ना, और एल्यूमिनियम के वायर भी यूज़ करे जाते हैं। तो कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर यूज़ करे जाते हैं तो ये बनते हैं मेटल से।
ठीक है, कोई बात नहीं। कॉपर एल्यूमिनियम के वायर मेटल से बन गए। अब बात करते हैं जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है, उसमें बताया बच्चों कि 1 ग्राम यदि सोना लेते हो आप, तो उससे लगभग लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बन सकता है। समझ लो डक्टिलिटी का क्या लेवल पहुंच गया, डक्टिलिटी का क्या लेवल पहुंच गया, मतलब ये हाईली डक्टाइल है, हाईली डक्टाइल है, क्योंकि इससे वायर बन रहा है और कितने कम गोल्ड से कितना ज़्यादा लंबा वायर बन रहा है, मतलब इसकी डक्टिलिटी बहुत भयंकर लेवल पे। अब ये बताओ कि जो कुकिंग वेसल होती हैं, कुकिंग वेसल यानी कि जैसे कुकर हो गया तुम्हारा, फ्राई पैन हो गया, तो ये मेटल के क्यों बने होते हैं, ऐसी इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? तो ये प्रॉपर्टी होती है, मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हीट के अच्छे कंडक्टर, बस कंडक्टर नहीं, हीट कंडक्टर होते हैं, बस कंडक्टर नहीं होते, हीट कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या होता है, ये हीट को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने में हेल्प करते हैं। कंडक्टर का भी तो यही काम होता है, वो क्या करता है, पैसे आपसे लेगा, पैसे आपसे लिए उसने, और क्या किया, अपने जो भी बस का जो मालिक था उसको दे दिए। तो ये कंडक्टर क्या कर रहे हैं, यहाँ से लिया वहाँ से। ऐसे ही हीट कंडक्टर होने का मतलब हीट इन्होंने जहाँ से आग जल्दी वहाँ से हीट ली और जो फ्राई पैन में सब्जी है उसको ट्रांसफर कर दी। ये भी काम ये भी कर रहे हैं। तो हीट के कंडक्टर होते हैं कौन, मेटल। जैसे कि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिया है आपका कि एक स्टैंड पे एक मेटल वाला लगा लो, एल्यूमिनियम का या फिर कॉपर का, जो भी मेटल है आपका, और यहाँ पे एक वैक्स लगा दो, वैक्स यानी कि मोमबत्ती, और इस पर एक पेन अटैच कर दो। फिर क्या करो, इसको यहाँ से यहाँ पर एक कुछ लगा के मोमबत्ती वगैरह इसको गर्म करना स्टार्ट करो। तो यदि आप इसको यहाँ से गर्म करना स्टार्ट करोगे तो हीट धीरे 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 यहाँ तक पहुँच जाती है, और हीट यहाँ तक पहुँच जाती है तो ये जो वैक्स है ये पिघल जाती है, और पिघल गई तो पिन गिर जाती है नीचे, वैक्स यहाँ पर पहुँच गई, पिन गिर जाती है नीचे। इसी को बोलते हैं मेटल की कंडक्टिविटी। मतलब मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं हीट के। समझ में बात। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है मेटल्स की, वो होती है बच्चों कि ये हीट के साथ साथ जो 6 प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी शो करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी के भी कंडक्टर होते हैं। मतलब आप क्या करो, एक सर्किट बनाओ, ये है बैटरी आपकी, और ये आपका बल्ब है, और आपने यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक खाली जगह ये छोड़ी है, यहाँ पे कोई मेटल लगा दो, इस गैप को मेटल से फिल कर दो, यानी कि आपने लगा दिया यहाँ पे कॉपर का वायर लगा दिया इस बीच में। तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यदि जैसे स्विच ऑन करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी पूरी सर्किट में फ्लो होने लगेगी और बल्ब ग्लो हो जाएगा। इससे क्या प्रूव होता है कि जो मेटल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है। और आपने देखा होगा मेटल में जनरली पीवीसी वगैरह की कोटिंग होती है। क्यों होती है, क्योंकि बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, यदि हाथ लगाओगे जल जाओगे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो ये क्या होता है बच्चों कि हाथ लगा दिया, इसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं तो आपको शॉक लग जाएगा, शॉक झटका लग जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। ठीक है, ओके। और ये होते हैं बच्चों, एक प्रॉपर्टी और क्या होती है इनकी, ये होते हैं सोनोरस। सोनोरस क्या होता है सर, सोनोरस क्या होता है, यानी कि यदि इनकी सरफेस पे यदि आप क्या करते हो, यदि आप स्ट्राइक करते हो इनकी हर सरफेस पे, तो ये क्या करते हैं, साउंड क्रिएट करते हैं, रिंगिंग साउंड क्रिएट करते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है सोनोरस। जैसे कि स्कूल की घंटी टन 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 बजती है ना, क्योंकि वो क्या शो कर रही है, सोनोरिटी, यानी कि मेटल होते हैं सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है कि वो रिंगिंग साउंड क्रिएट करते हैं। जैसे कि सिक्का नीचे गिर गया तो कैसे आवाज आती है, टन 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 टन, ऐसी आवाज आती है। तो ये सोनोरस भी होते हैं। ठीक है, समझ आया। अब देखो बच्चों, नॉन मेटल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, नॉन मेटल की। नॉन मेटल के एग्जांपल दे रखे हैं कि हाँ, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ग्रेफाइट, सल्फर, आयोडीन, ये सब क्या है, नॉन मेटल है बच्चों। अब जो नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल के अपोजिट होती है। जैसे कि मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, जबकि ये होते हैं ब्रिटल। ब्रिटल किस चीज़ को बोलते हैं, जिस पे यदि फोर्स लगाया जाए तो वो पार्टिकल्स में टूट जाती है, उसको बोलते हैं ब्रिटल। यदि वो नहीं टूटती तो बोलते हैं हार्ड। ठीक है, ये होते हैं ब्रिटल। और वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर थे, ये होते हैं नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है वो होते हैं उनकी साइनिंग सरफेस होती है, इनकी साइनिंग सरफेस नहीं होती है। ठीक है, नॉट साइनिंग सरफेस। मेटल सोनोरस होते हैं, ये सोनोरस नहीं होते हैं, यानी कि रिंग साउंड क्रिएट नहीं करेंगे। वो हीट के अच्छे कंडक्टर थे, हीट के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। मेलिबल और डक्टाइल नहीं होते हैं, मेलिबल एंड डक्टाइल नहीं होते हैं। ओके, ये सारी चीज़ हो गई। तो ये अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब देखते हैं कुछ एक्सेप्शन, कुछ अपवाद देखते हैं जिसकी वजह से आप देख लोगे कि मेटल और नॉन मेटल में कुछ एक्सेप्शन। ये फर्स्ट है कि मेटल जनरली रूम टेम्परेचर पे कैसे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। रूम टेम्परेचर पे जो मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। बट जो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी ये भी मेटल है, पर ये रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है लिक्विड स्टेट में। कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। और दूसरी प्रॉपर्टी देखें, जनरली जो मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है हायर, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट गैलियम एंड सीजियम दो ऐसे मेटल हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। कौन कौन से, गैलियम एंड सीजियम, ये दो ऐसे मेटल हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है,
गैलियम एंड सीजियम क्यों इनका लो मेल्टिंग पॉइंट कैसे होता है? जैसे ही इनको हथेली पे रखोगे बच्चों, इनको हथेली पे रखोगे तो ये क्या हथेली पे रखते ही पिघल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं। तो गैलियम और सीजियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनको हथेली पे रखते हैं तो ये पिघल जाते हैं, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट है जो हाथ के टेम्परेचर कम होता है। ऐसे रूम में रखोगे तो नहीं पिघलेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी बॉडी का टेम्परेचर होता है लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड और इनका जो टेम्परेचर होता है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हथेली पे रखोगे तो पिघल जाएंगे। थर्ड, मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो मेटल होते हैं वो लश्यर शो करते हैं, यानी कि उनमें चमक होती है, धात्विक चमक होती है, शाइनिंग सर्फेस होती है। तो आयोडीन जो है वो मेटल तो नहीं है, नॉन मेटल है ना लिखा है, पर ये लश्यर यानी कि ये शाइनिंग सर्फेस होती है, इसकी शाइनिंग सर्फेस होती है। फोर्थ, अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि जनरली मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, बट कार्बन एक चीज़ है जिससे बनते हैं एलोट्रोप। कार्बन के कौन कौन से एलोट्रोप हैं? कार्बन, ग्रेफाइट, फुलरीन। को ग्रेफाइट, फुलरीन ये एलोट्रोप है कार्बन के। तो इनमें से जो डायमंड होता है, डायमंड होता है बच्चों, उसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी वेरी हाई। जनरली नॉन मेटल हीट के कंडक्टर नहीं होते, बट तो ये तो हीट का बहुत ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, एक चीज़ और कि नॉन मेटल तो इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, बट ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है, ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जनरली नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। 6 नंबर पॉइंट है, जैसे कि एल्कली मेटल जो होते हैं ना, एल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये एल्कली मेटल्स हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है? एल्कली मेटल्स हैं। जनरली मेटल होते हैं हार्ड, बट ये होते हैं वेरी वेरी सॉफ्ट, इनको चाकू से भी काटा जा सकता है, कैन बी कट बाय नाइफ, इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं। समझ आ गया बच्चों? ओके, अब बात करते हैं अपन, सर बात बहुत करते हो आप, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो आपने देख ली और अपने को पता चल गया दिल ये धोखाधड़ी कर देगा सोचा। तो ये धोखाधड़ी मिल गई ना यहाँ पे आपको। कैसे धोखाधड़ी मिल गई? ऐसे मिल गई बच्चों की। देखो इतने सारे एक्सेप्शन आ गए ना यहाँ पे, इतने सारे एक्सेप्शन आ गए ना। देखो जनरली देखने से ऐसा लग रहा था मेटल ब्रिटल, मतलब नॉन मेटल ब्रिटल है और मेटल हार्ड है, बट यहाँ पे तो एक एक कुछ कुछ मेटल ऐसे भी आ गए जिनको चाकू से भी काट रहे हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो ये तो हार्ड नहीं है। जनरली ये नॉन कंडक्टर होते हैं और मेटल होते हैं कंडक्टर। पर एक मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो नॉन, मतलब जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में मिल रहा है, लिक्विड में, जनरली मिलते हैं किसमें? सॉलिड में मिलते हैं। तो ये सारे एक्सेप्शन मैंने आपको बता दी ना। तो मेटल नॉन मेटल देखने से, मैंने अभी बताया ना, देखने से जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो अक्सर अच्छी होती नहीं है। मैंने लुक्स की भी बात बताई थी ना, लोग लुक्स पहले, पर दिक्कत ये है ना बच्चों, सबसे पहले दिखता तो लुक्स ही है ना। करें भी तो करें क्या, सबसे पहले जजमेंट का तरीका ये होता है कि उनको लुक्स से देखा जाए, पर लुक्स से देखने का कोई मतलब नहीं है। लुक्स दे देते हैं धोखा, दिली धोखाधड़ी कर देता है और किसी ने सोचा भी नहीं था। अब देखते हैं एक एक्टिविटी जो आपके एनसीईआरटी में दी गई है। उन्होंने बताया बच्चों कि आप क्या करो, मैग्नीशियम रिबन लो, ठीक है, और मैग्नीशियम को रिबन लेके उसको जलाओ। तो जलाओगे तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इन्होंने क्या किया, इसको पानी में डाल दो, डाल दिया आपने पानी में मैग्नीशियम ऑक्साइड को, ठीक है, डाल दिया, कोई बात नहीं। अब ये बताओ, लिटमस पेपर से टेस्ट करो इसका और ये बताओ कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो कैसे टेस्ट करोगे? एक लोगे ब्लू लिटमस पेपर, एक लोगे रेड। यदि ये सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को रेड करता है, ब्लू को रेड करता है, अनिल जानते हो ना आप, अनिल, अम्ल नीले को लाल कर देते हैं। यदि ये एसिड होगा तो ये ब्लू को रेड कर देगा लिटमस पेपर को, यदि ये बेस होगा तो रेड लिटमस पेपर को कर देगा ब्लू। ठीक है, ऐसे टेस्ट कर सकते हो। तो मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बता दो। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक या बेसिक? ये होते हैं बच्चों बेसिक इन नेचर। क्यों होते हैं? क्योंकि जैसे ही इसमें पानी में डालोगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है? बेस है, बेबी को बेस पसंद है। MgO ने वाटर से रिएक्ट किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। ऐसे ही वाटर को, मेटल को बेस पसंद है, मेटल को बेस पसंद है, इसलिए इसके ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। अब दूसरा जो इन्होंने बताया कि सल्फर का पाउडर लो, सल्फर का पाउडर लिया, एक स्पैचुला में, स्पैचुला एक चम्मच होती है, केमिस्ट्री लैब में यूज करी जाती। अब इसमें सल्फर पाउडर डालो, डाल दिया। अब क्या करो, आप सल्फर पाउडर ले लो और इसको क्या करो, बर्न करो। अच्छा, इसको भी बर्न करो और इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब रखो, बर्निंग सल्फर के ऊपर टेस्ट ट्यूब रखो। ऐसे आपने यहाँ से सल्फर को बर्न कर रहे हो और इसके ऊपर ऐसे इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब रख दी। अब आपने टेस्ट ट्यूब रख दी तो यहाँ से कुछ फ्यूम्स निकल रही होंगी, वो इसमें जाके कलेक्ट हो जाएंगी। ओके, कलेक्ट हो गई ना, कलेक्ट हो गई। ठीक है, अब क्या करो, इस टेस्ट ट्यूब में पानी मिला दो। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, H2 मिलाया। अब बताओ ये फ्यूम्स जो यहाँ से आई होंगी वो क्या होगी? सल्फर ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया होगा, H2 बनाया होगा, आपने मिला दिया पानी, ये बनाएगा H2SO3 या H2SO4, H2SO3 बनाया या फिर ज़्यादा अमाउंट वाटर तो H2SO4 रिएक्शन करके इनमें से ये दोनों क्या है? एसिड हैं। और एसिड क्या करते हैं?
एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। तो यदि आप इसमें लिटमस पेपर डालोगे तो क्या होगा, ब्लू को रेड, मतलब ये एसिड है। यहाँ से क्या बात पता चलेगी आपको कि नॉन मेटल है ना, ये सल्फर क्या है, नॉन मेटल। और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। मेटल के ऑक्साइड अभी पता चला था बेसिक थे, और इसके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, किसके, नॉन मेटल के। सल्फर एक नॉन मेटल है। यहाँ से एक एक्टिविटी सॉल्व हो चुकी है आपकी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, अच्छा ये यहाँ पे सब मैंने बता रखा है ना, व्हाट इज कंडक्शन, व्हाट इज मैलेबिलिटी, व्हाट इज सेक्सिलिटी, मल्टी पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सोरोनिटी। सोरोनिटी मतलब रिंगिंग साउंड, रिंगिंग साउंड क्रिएट करते हैं। लश्यर, चमक, ये चमक ये दमक, फुल बन में महक, सब कुछ डायमंड तुम्हीं से है। सब कुछ डायमंड से ही बच्चों। डायमंड, डायमंड बहुत चमकदार होता है, जबकि ये क्या है, जबकि ये नॉन मेटल है। तो ये एक्सेप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, लश्यर दे रखा है ना, लश्यर। डायमंड हो गया, आयोडीन, ब्रोमीन, ये है तो क्या, ये दोनों नॉन मेटल हैं, ये तीनों नॉन मेटल है, पर सरफेस होती है इनकी शाइनी, शाइनी शाइनी। नाउ चलते हैं, नाउ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो अपन ने पढ़ ली, मतलब देखने से किसी आदमी के बारे में क्या जज कर रहे हो, गया एक तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं उसके नेचर की, उसका नेचर कैसा है, समझ रहे हो। अभी तक अपन ने बात करी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि बात हुई थी यहाँ पे लुक्स की, कैसा दिखता है वो। तो बच्चों दिखने से जो चीज़ों को पता चला, उन्होंने ज़्यादातर नहीं क्या दे दिया, धोखा दे दिया। क्योंकि देखने से जो अपने को पता चल रहा था, बाद में पता चला कि उसकी तो एक्सेप्शन भी, उसके तो अपवाद भी हैं। तो ज़रूरी नहीं फिजिकल प्रॉपर्टी देख के ही आप एकदम सही जजमेंट ले पाओ। तो अब बात करते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज यदि इंसान के केस में बात करें तो उसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर, लोगों के साथ वो कैसा बिहेव करता है, दुनिया को देखने का नज़रिया क्या है उसका, सबकी भलाई के बारे में सोचता है या सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचता है। सबको मतलब भले ही कुछ भी हो जाए, दूसरों को धोखा देना पड़े, कुछ भी करना पड़े, बट अपने लिए सब अच्छा होना चाहिए, ऐसा सोचता है, यहाँ पे दूसरे लोगों के बारे में सोचता है। ये बिहेवियर में, यानी कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई इसकी, केमिकल प्रॉपर्टी। ऐसे ही मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या पढ़ते हैं अपन, कि वो किससे रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, किससे रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले कि जब मेटल को, यदि मेटल को बर्न किया जाता है एयर में, तब क्या होता है। मेटल को जब एयर में बर्न किया जाएगा तब क्या होगा। जैसे मैग्नीशियम के बारे में आपने पढ़ा है, मैग्नीशियम रिबन के बारे में अभी क्लास 10th में पढ़ चुके हो, चैप्टर नंबर 1 में केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन में, कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, एमजीओ बनाता है। अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, बट यहाँ पे क्या होता है, डेजलिंग वाइट फ्लेम, चमकदार वाइट फ्लेम बनती है, ये बनती है ना। तो क्या सारे मेटल इसी तरह से चमकदार वाइट फ्लेम बनाते हैं, इनके बारे में लेते हैं, जानकारी लेते हैं बच्चों। तो आपको क्या करना है, कई सारे मेटल लो, कलेक्ट करो, उनको बर्न करो, और ये प्रैक्टिकल एक तरह से आपके लिए एक्टिविटी भी दे रखी है। उनको बर्न करो, अलग अलग मेटल को, जैसे मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम को, जिनको, इन सबको बर्न करो, देखो कि उनको जब वो बर्न हो रहे हैं तो उनमें किस तरह की जो फ्लेम है उसका कलर क्या है। जब वो बाद में उसका रेजिड्यू बचता है, यानी कि जो अवशेष बचता है बर्न होने के बाद जो बचता है, उसका कलर कैसा है, किस कलर के हैं, ये सारी चीज़ आपको देखनी है। तो क्या होता है बच्चों, अभी यहाँ पे अपन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो अपन बात कर रहे हैं कि वो एयर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जो मेटल होते हैं, ऑलमोस्ट सारे मेटल ऑक्सीजन से कंबाइंड होते हैं और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। मेटल जब ऑक्सीजन से कंबाइंड होते हैं तो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड। मेटल जब ऑक्सीजन से कंबाइंड हुए तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में, मेटल के ऑक्साइड अभी बताए थे ना आपको, मेटल के ऑक्साइड वो होते हैं बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं, नेचर उनका होता है बेसिक। जैसे कि यहाँ पे 3 एग्जांपल तो दे रखे हैं। कॉपर का ऑक्साइड कैसा है, बेसिक इन नेचर है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड की बात बाद में करेंगे, उसमें एक चक्कर है, उसमें बहुत बड़ा चक्कर है, ठीक है। अब क्या आप देख सकते हो कि ये जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ये कैसे नेचर के, बेसिक नेचर के ना। तो बेसिक को यदि एसिड से रिएक्ट करा दोगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। और इस रिएक्शन को क्या, कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक। तो ये बेस हो गया, ये हो गया एसिड। एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, हो जाएंगे न्यूट्रल। ये बना सॉल्ट और ये बना वाटर। तो एसिड से एसिड। अब बात करते हैं 2 इंपॉर्टेंट मेटल हैं जिनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है इस केमिस्ट्री की दुनिया में। उनका नाम है एल्यूमिनियम एंड जिंक। तो बच्चों तालियों के साथ स्वागत कीजिए एल्यूमिनियम और जिंक का। आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से। एल्यूमिनियम और जिंक होते हैं ना, इनका इस दुनिया में बड़ा सम्मान है। क्यों सम्मान है, क्योंकि ये दोगले हैं, और दोगले लोगों को आपको पता ही दुनिया में बड़ी इज्जत मिलती है आजकल। दोगले लोगों को बड़ा सम्मान मिलता है, बड़ी इज्जत मिलती है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। जो आदमी इतनी दोगली बातें करता है, आपके मुँह पे आपकी जैसी, उसके मुँह पे उसकी जैसी दोगला व्यक्ति है, उसको बड़ी दुनिया आजकल सम्मान की नज़र से देखती है बच्चों। ये ऐसा दुनिया का नेचर है। तो ये एल्यूमिनियम जिंक का जो ऑक्साइड होते हैं वो होते हैं दोगले। दोगले को इस नाम दिया जाता है एम्फोटेरिक। यानी कि जब इनके साथ एसिड से रिएक्शन कराओगे, जब इनकी एसिड से रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएंगे बेस, ये हो गया एसिड। तब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तब भी दे देंगे,
तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ओके। पर अब फिर आपने क्या किया कि चलो इनको चेक करते हैं ये एसिड है या बेस है, तो आपने क्या किया बेस से रिएक्शन करा दी, बेस से रिएक्शन करा दी। अब ये तब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देते हैं, क्यों? जब बेस से रिएक्शन कराओगे तो ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और एसिड से रिएक्ट कराओगे तो बेस की तरह, मतलब ये दोनों तरह से बिहेव कर सकते हैं। एम्फ, ये जो टर्म है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एम्फ का मतलब होता है जो दो जगह चीज़ें एक साथ हो सकती हैं, एक साथ नहीं पर दो जगह, जैसे कि एम्फीबियन। एम्फीबियन किनको बोलते हैं? जो जल में भी हैं थल में भी हैं, जल में भी हैं जिनके वाटर में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। तो बच्चों ऐसे एम्फीबियन का नाम बता दो। एक टॉर्टोइज कछुआ, कहाँ पे भी रहता है? पानी में भी रह लेता है और ज़मीन पे भी दौड़ता रहता है। दौड़ता तो नहीं, चलता है। कछुए वाली कहानी याद आ गई ना, चलता रहता है। तो बच्चों जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जब एसिड से रिएक्शन करता है तो AlCl3 बनाता है, वाटर बनाता है। ऐसे ही Al2O3 है ये NOH से रिएक्शन करता है, मतलब ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा, बेस से भी रिएक्ट करेगा, और दोनों के साथ कुछ ना कुछ सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट, और साथ में बनाएगा वाटर, वाटर नहीं वाटर, वाटर 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 बनाएगा ये वाटर, ठीक है। तो ये दोगले होते हैं कौन से किस किस के ऑक्साइड? एल्यूमिनियम के एंड जिंक के ऑक्साइड होते हैं दोगले, इनको एम्फोटेरिक बोला जाता है। ओके, अब बात करते हैं जनरली जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो पानी में घुलते नहीं है बच्चों। जनरली मेटल ऑक्साइड आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। सारे के सारे जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मतलब ज़्यादातर जो सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, बट कुछ मेटल ऑक्साइड वाटर सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि सोडियम का ऑक्साइड और पोटेशियम का ऑक्साइड, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड है, ये वाटर में यदि आप डालोगे तो ये डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब सॉल्युबल है, ये बनाएगा NaOH। ओके, अच्छी बात है। क्या ये मेटल है? मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक, तो ये बेसिक बना रहा है, अच्छी बात है। ऐसे ही पोटेशियम का ऑक्साइड भी सॉल्युबल होता है, वाटर में डालोगे इसको बना लेगा KOH। बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने तो डायरेक्ट रिएक्शन लिख ली, पर आप ऐसा मत कर देना ज़िंदगी में भी। क्यों? क्योंकि आपको तो बच्चों मैंने चैप्टर 1 में रिएक्शन बैलेंस करना पढ़ाया है ना, तो आप क्या करोगे? इस रिएक्शन को क्या करोगे? इस रिएक्शन का बैलेंस करोगे, इसी बैलेंस। और दूसरी रिएक्शन जो KOH वाली है ना उसको भी बैलेंस करना। K2O ने रिएक्ट किया H2O के साथ, बनाया KOH। एनी डाउट तो नहीं है? एनी डाउट तो नहीं है ना बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? नहीं 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 नहीं। अब देखो सारे के सारे जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ सेम रेट से रिएक्शन नहीं करते हैं, कुछ तो एकदम विस्फोटक रिएक्शन करते हैं। जैसे कि कौन कौन से हैं? सोडियम एंड पोटेशियम जब ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो एकदम ब्लास्ट जैसा करते हैं, इनकी रिएक्शन बहुत तेज़ होती है, ठीक है, बहुत तेज़ रिएक्शन होती है, मतलब विग्रस रिएक्शन होती है। इसीलिए इनको रखा जाता है केरोसिन ऑयल के अंदर। इसमें डुबो के रखेंगे केरोसिन, जो सोडियम पोटेशियम को रखेंगे केरोसिन के अंदर। केरोसिन ऑयल के अंदर रखने से क्या होगा कि जल्दी से ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे, बाहर ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे तो क्या होगा? इनमें आग नहीं लगेगी। बट यदि आपने इसको ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में छोड़ दिया बाहर तो इनमें लग जाती है आग, ब्लास्ट कर जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो मेटल होते हैं तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी तो किसकी हुई? Na और K, मतलब ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तभी तो ऑक्सीजन कॉन्टैक्ट में आने से ब्लास्ट कर जाते हैं। और बाकी जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, इन सब की सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है। इन सब की सरफेस पे ये Al2O3 और जिंक ऑक्साइड, इन सब पे क्या होता है? इनकी लेयर, मतलब इनकी आउटर सरफेस होती है ना, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है और पर्टिकुलर उसका ऑक्साइड बना लेती है। जैसे कि एल्यूमिनियम का बर्तन है आपके पास, तो एल्यूमिनियम के बर्तन ने क्या किया? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर इसकी आउटर सरफेस पे जमा कर लिया। अच्छा, अब ये क्या करती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जो होती है ना वो फर्दर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी। क्यों नहीं होने देगी? क्योंकि बच्चों जैसे कि ये सरफेस थी कोई, अब इसकी आउटर सरफेस पे Al2O3 जमा हो गया। अब Al2O3 की जो बॉन्डिंग है ना Al के साथ बहुत अच्छी होती है, मतलब ये लेयर ऐसी नहीं है कि टूट के गिर जाए, जैसे कि आयरन के केस में होता है। आयरन के केस में जो जंग होती है ना, जंग, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, Al2O3 अगर तेरा साथ हो, तो ये ज़िंदगी से जंग नहीं जीत पाता। कौन? आयरन। क्यों? जंग, इसकी जो रस्ट होती है ना बच्चों, इसकी जो रस्ट होती है वो क्या करती है कि वो Fe2O3 ने इसके ऐसे रिएक्शन करी और जंग रस्ट की वजह से हुआ, ये हुआ वही होगा, वही जो होना है हुआ, ये कि ये जो लेयर होती है रस्ट की वो होती है, मतलब इसकी बॉन्डिंग आयरन के साथ अच्छी नहीं होती, टूट टूट के नीचे गिरने लगती है। तो नीचे गिर जाएगी तो आउटर सरफेस जो रस्ट की थी वो नीचे गिर गई। अब वापस ऑक्सीडेशन होगा आयरन का, फिर वो नीचे गिर जाएगी, फिर नीचे, तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पे आयरन मिलेगा ही नहीं, पूरी पूरी जंग आसपास पास में गिरी हुई मिलेगी, ऐसा हो जाएगा। बट एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर होती है ना उसकी एल्यूमिनियम से बॉन्डिंग अच्छी होती है, टूटती नहीं है, और इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है तो ये अंदर वाली लेयर को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है। तो ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है एल्यूमिनियम के केस में, ठीक है, समझ गए बच्चों? तो फर्दर ऑक्सीडेशन होने से बचाती है आयरन। अब क्या करते हैं बच्चों, ये बात हो गई यहाँ पर, क्या क्या बात हो गई कि जो सोडियम होता है और जो पोटेशियम होता है वो तो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज रिएक्शन करते हैं, इसीलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है। बाकी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक लेयर क्या होता है? ये भी रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड की लेयर बनाते हैं, और ये ऑक्साइड की लेयर उनकी फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करती है और वो अपना एकदम सेव हो जाते हैं। अब क्या करते हैं? आयरन जो होता है ना, आयरन जनरली बर्न नहीं करता। आयरन में के पास यदि लाइटर ले जाओगे ना आयरन की रॉड के पास तो वो बर्न नहीं होगा, पर आयरन फाइलिंग, जैसे आयरन के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, छोटे छोटे टुकड़े एकदम पाउडर फॉर्म में, इसको यदि आप आग पे जलाते हो तो ये बर्न होता है। इसको यदि आग पे जलाते हो तो वो बर्न होता है, स्प्रिंकल के साथ ये बर्न होगा। अब कॉपर क्या होता है? कॉपर तो बर्न भी नहीं होता, ठीक है,
कॉपर बर्न नहीं होता है, बट क्या करता है ये कि जब ये कॉपर की, यदि आपने कॉपर को गर्म कर दिया, इसकी हॉट सरफेस है, तो ये क्या करेगा कि हॉट सरफेस है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और उस केस में कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, जो कि कैसे कलर का होता है, जो कि होता है ब्लैक इन कलर। कैसा? ब्लैक इन कलर, समझ आया? ब्लैक होता है। और सिल्वर गोल्ड ये तो रिएक्ट ही नहीं करती ऑक्सीजन के साथ, कितने भी हाई टेम्परेचर पर चले जाओ ये रिएक्ट नहीं करेंगे। तो देखो अभी अपन पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मकसद मत भूल जाना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जिसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले देखा कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड किस किस तरह? जनरली मेटल ऑक्साइड होते हैं बेसिक इन नेचर, बट एल्यूमिनियम और जिंक दो ऐसे मेटल हैं जिनके ऑक्साइड होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं और बेस की तरह भी बिहेव करते हैं। ये बात तो समझ में आ गई थी आपको? यहाँ तक बात क्लियर हो गई थी कि एसिड के साथ, एसिड की जैसे भी और बेस की जैसे भी। और ज़्यादातर जो मेटल हैं उनके ऑक्साइड पानी में डिजॉल्व यानी कि वाटर सॉल्यूबल नहीं होते हैं, बट सोडियम का ऑक्साइड और अपना पोटेशियम का ऑक्साइड जो होता है वो वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है और पर्टिकुलर हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है। ये भी बात समझ आ गई। अब फिर बात कर रहे थे अपन कि जो ये था अपना सोडियम और पोटेशियम, ये ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से रिएक्शन करते हैं और वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। बाकी जो मेटल है जैसे कि मैग्नीशियम था, लेड था, जिंक था, एल्यूमिनियम था, ये क्या करते हैं अपनी आउटर सरफेस पे क्या करते हैं? एल्यूमिनियम मतलब ऑक्साइड की लेयर बनाते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये दोनों थे। उसके बाद ये आएंगे। फिर आयरन की बात करते हैं। आयरन मेटल के साथ बर्न नहीं होता है, बट इसकी जो आयरन फाइलिंग है ना, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो मेटल यदि उनको बर्न करोगे तो बर्न हो जाएंगे, मतलब आयरन इन तीनों से कम रिएक्टिव हो गया फिर, क्योंकि इन तीनों ने ऑक्साइड की लेयर बनाई, फिर आयरन ने नहीं बनाई। ओके ठीक है, अच्छी बात है। अब बात कर रहे हैं अपन कॉपर की। कॉपर इससे कम रिएक्टिव क्यों होगा? क्योंकि कॉपर क्या करता है कि कॉपर बर्न तो नहीं होता है, पर ये क्या करता है जब इस पर ऑक्सीजन रिएक्शन होती है बट ये हॉट मतलब हाई टेम्परेचर पे होती है, कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है और ये ब्लैक कलर की होती है, मतलब कॉपर के ऊपर ये ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं सिल्वर गोल्ड की। सिल्वर गोल्ड इससे भी कम रिएक्टिव होंगे, सिल्वर और गोल्ड, Ag और Cu, Ag और Au, ये इनसे भी कम रिएक्टिव क्यों होंगे? क्योंकि ये तो ना हायर टेम्परेचर पे ना लोअर टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ से अपन निकालना क्या चाह रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज से क्या निकालना चाह रहे हैं अपन? ये निकालना चाह रहे हैं मतलब बच्चों कि अभी तक जो अपन ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है ना, अभी तक अपन ने जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है वो आई कैसे थी, मतलब कैसे अपन ने कहा कि ये पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, उसके बाद कैल्शियम आता है, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, उसके बाद क्या आता है? आलू जामुन फेंके और बोला पब है, क्योंकि उसको हक करना था किसको? Ag एंड Au को। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये ऑर्डर होना चाहिए। तो यहाँ से जो अभी तक बात अपने को पता चली है, यहाँ तक अभी अपने को बात पता चली वो ये पता चल गई कि सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है। उसके बाद इन तीनों का नंबर आएगा। अब इन तीनों में सीक्वेंस क्या होगा वो नहीं पता अपने को, बस ये पता है कि इन तीनों का नंबर आएगा, फिर उसके बाद आयरन का नंबर आएगा, ओके, फिर उसके बाद कॉपर का नंबर आ रहा होगा कहीं पे, और उसके बाद फिर Ag Au का नंबर, मतलब रैंडमली अपने को चीज़ें पता चल गई कि ऐसा ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए ऑक्सीजन के केस में। बट मेन पता चला कि सोडियम और पोटेशियम होते हैं ये हाईली रिएक्टिव है, मतलब सबसे ऊपर यही आएंगे रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है ठीक है। और फिर मेथड, नए नए मेथड लगाते हैं और कोई मेथड पता करते हैं जिससे आगे पता चले कि बाकियों को कैसे जमाना है, ठीक है। ओके, नाउ 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 बात करते हैं कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। मेटल रिएक्ट विद वाटर, जब मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तब क्या होता है? तो देखो मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेगा बनाएगा मेटल का ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, फिर ये मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर बनाएंगे मेटल हाइड्रोक्साइड। ये कब बनेगा? जब मेटल ऑक्साइड वाटर में सॉल्यूबल होगा। और मेटल ऑक्साइड कौन कौन से वाटर में सॉल्यूबल थे? अभी मैंने बताया था पोटेशियम और Ac ऑक्साइड वाटर में सॉल्यूबल थे, ठीक है। अब वाटर की रिएक्शन दे रहे हैं किसके साथ? सोडियम और पोटेशियम के लिए देखते हैं। यदि ये दोनों वाटर से रिएक्ट करते हैं ना, ये दोनों रिएक्ट करते हैं, इनकी बैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूँ, वरना तो मैं बैलेंस करनी है वैसे तो ये 2KOH प्लस H2S प्लस हीट एनर्जी। यहाँ पे भी जो रिएक्शन होती है उसमें 2NaOH प्लस हीट एनर्जी। अब होता क्या है बच्चों, ये दोनों रिएक्शन होती हैं वेरी विगरस, बहुत फास्ट होती हैं, बहुत तेज़ी से रिएक्शन होती है। तो बहुत तेज़ी से रिएक्शन होने की वजह से जो H2 निकलती है ना, जो H2 निकलती है उसमें लग जाती है आग। उसमें क्या लग जाती है? आग, फायर लग जाती है, उसमें फायर लग जाती है। और फायर की वजह से बच्चों ये हीट निकलती है यहाँ पे, ये फायर की वजह से क्या होती है? हाइड्रोजन में लग जाती है आग। मतलब यदि इन पर पानी डालोगे तो ये ब्लास्ट यानी कि ये जलने लगेंगे, आग पड़ ले। तो और आग लगती है किसमें? मेनली ये लगती है हाइड्रोजन गैस में, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत तेज़ी से निकलती है और बहुत तेज़ी से निकलती है, बहुत हीट प्रोड्यूस हो रही है इस रिएक्शन में, तो ये आग के साथ लगता है। मतलब यहाँ से भी ये प्रूव होगा कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये दोनों। फिर इनके बाद नंबर आता है कैल्शियम का, क्योंकि
इन दोनों की जो रिएक्शन है वेरी वायलेंट है, उनके हीट निकलती है और आग लग जाती है। बट जो कैल्शियम के साथ रिएक्शन है ना वो लेस वायलेंट है, इसमें इतनी हीट नहीं निकलती कि जहाँ पर हाइड्रोजन गैस फायर कैच कर सके। यहाँ पे हीट राइज होता है, ऑब्वियसली हीट राइज होता है और कोल्ड वाटर के साथ ही ये रिएक्शन हो जाती है। ये दोनों कोल्ड वाटर के साथ ही हो रही है और ब्लास्ट हो रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो ब्लास्ट नहीं होगा, थोड़ी बहुत हीट निकलती है यहाँ पे, बट इतनी हीट नहीं होती कि वो H2 को फायर नहीं रख सके वहाँ पे, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, हाइड्रोजन की जो बबल होते हैं ना, हाइड्रोजन के बबल अब कैल्शियम की सरफेस पे चिपकने लगते हैं। जैसे कैल्शियम था और इसको पानी में डाल दिया आपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, और ये कैल्शियम की सरफेस पे हाइड्रोजन के बबल चिपकने लगते हैं। और ये बबल जब चिपक जाएंगे तो अपने को पता है बबल मतलब इनके बीच बीच में क्या एयर भरी रहेगी, मतलब इसकी डेंसिटी हो जाएगी फिर कम, तो ये वाटर पे फ्लोट करने लगता है। जैसे कि देखो होता क्या है, इसकी डेंसिटी वाटर से कम नहीं है कैल्शियम की डेंसिटी जो है वाटर से कम नहीं है, वाटर से ज़्यादा है। इनिशियली तो ये डूब जाएगा, पर क्या हुआ, जैसे रिएक्शन हुआ उसके बाद हाइड्रोजन गैस बनी और हाइड्रोजन गैस की सरफेस से जमा होना स्टार्ट हो गई। हाइड्रोजन गैस जब इसकी सरफेस से जमा हो गई तो ओवरऑल डेंसिटी इसकी कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि बबल मतलब एयर, यहाँ पे गैप आ गया ना, मतलब एयर है और एयर की डेंसिटी तो वाटर से कम है, तो धीरे धीरे क्या ऊपर उठने लगे और इस सरफेस पे आगे तैरने लगता है। क्यों तैरने लगता है समझ में आया, क्योंकि इसकी सरफेस पे बबल चिपक गए और बबल चिपकते ही हो गया काम इसका, ये ऊपर आ जाएगा। फिर देखो अब यहाँ से क्या बात प्रूव हो गई, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव इन दोनों में से कोई है, उसके बाद ये आएगा इसका नंबर, क्योंकि ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रहा है, बट यहाँ पे मतलब आग नहीं लग रही है, यानी कि फायर नहीं है। फिर इसके बाद आता है मैग्नीशियम का नंबर। क्यों, क्योंकि जब मैग्नीशियम को आप कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराओगे ना, जब मैग्नीशियम को कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराते हो आप, तो वहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है। मैग्नीशियम को यदि कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराओगे तो नहीं होती है, तो इसके लिए चाहिए होता है हॉट वाटर चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, यदि ये हाईली रिएक्टिव होता तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेता, जैसे कि ये तीनों कर रहे थे, पर ये मैग्नीशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ये करता है हॉट वाटर से रिएक्शन। इसका मतलब ये उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं जितने की ये तीनों होते हैं, ठीक है। इसने हॉट वाटर से रिएक्शन करी, अच्छी बात है। इस केस में भी क्या होता है, इस केस में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस, इस केस में भी जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, इसकी मैग्नीशियम की सरफेस पे चिपक जाती है और ये भी फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है हाइड्रोजन की चिपकने की वजह से। ओके, अब फिर आते हैं, मैग्नीशियम तक की बात हो गई। फिर इसके नीचे यदि आप जाओ, एल्यूमिनियम आयरन जिंक, ये तीनों हॉट वाटर से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, बट ये रिएक्शन करेंगे स्टीम से। मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए स्टीम से रिएक्शन करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है या आयरन है। अब आपने क्या किया, स्टीम भेजी, स्टीम यानी कि स्टीम तो समझते हो ना, वेपर फॉर्म में वाटर जो होता है वो स्टीम। तो फिर क्या हुआ, हाइड्रोजन की ये स्टीम है, गैस है, यहाँ पे गैस लिखा हुआ साइड में। रिएक्शन तो बैलेंस करना पता है ना बच्चों, और बैलेंस करते टाइम ये भी बताया था कि इनकी स्टेट भी लिखी जाती है, ये सॉलिड है और ये गैस लिखा है। तो कभी ये कन्फ्यूज मत हो जाना कि ये गैस लिखा है सर, H2 लिखा है, H2 तो पानी नहीं, H2 हमेशा पानी ही होगा। H2 तो तीनों फॉर्म में होता है, सॉलिड भी होता है कब, जब वो आइस फॉर्म में होता है, H2 वाटर होता है जब लिक्विड फॉर्म में होता है, H2 गैस भी होता है जब स्टीम फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर होता ये है कि आयरन ऑक्साइड Fe3O4 बनता है और साथ में बनता है H2 कब, जब स्टीम से। मतलब इनकी रिएक्टिविटी तीनों की, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, इनकी रिएक्टिविटी इन चारों से कम होगी। अब इनके आपस में सीक्वेंस क्या हुआ वो नहीं पता, पर इतना पता चल गया आपको, रफली आइडिया क्या लग गया कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी तो इनकी है। शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, सबसे ज़्यादा इनकी रिएक्टिविटी है। फिर बात करेंगे अपने कैल्शियम की, क्योंकि ये दोनों किसी रिएक्ट कर रहे थे कोल्ड वाटर से, और कैसी रिएक्शन थी, विग्रॉस, खतरनाक। ये कैल्शियम रिएक्ट कर रहा था हॉट वाटर से, नहीं, ये भी कर रहा था कोल्ड वाटर से, बट इसकी रिएक्शन उतनी विगरस नहीं थी। और कैल्शियम, इसमें हाइड्रोजन बनता है और हाइड्रोजन की सरफेस पे जमा हो जाता है और ये तैरने लगता है। मैग्नीशियम फिर रिएक्शन कर रहा था हॉट वाटर से, कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं कर रहा था, ठीक है। ये हॉट वाटर से रिएक्शन कर रहा था और ये भी फ्लोट करने लगता है, क्योंकि इस पर भी हाइड्रोजन इसको घेर लेता है चारों तरफ से। फिर आपने बात करी एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, इन तीनों की रिएक्टिविटी इनसे भी कम होगी, इन चारों से। क्यों, क्योंकि ये स्टीम से रिएक्शन कर रहे हैं, अब इनके बाद आएंगे लेड आएगा, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये क्यों आएंगे इनके, क्योंकि ये तो वाटर से रिएक्शन करते ही नहीं है, चाहे आप स्टीम फॉर्म में ले जाओ तब भी ये वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे, मतलब इनकी रिएक्टिविटी इन सबसे कम होगी, ठीक है, फाइनल। अब बात करते हैं मेटल जब रिएक्शन करता है एसिड के साथ तब क्या होता है। देखो ये सारी चीज़ें अपन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मैंने अभी आपको बता दिया था कि रिएक्टिविटी सीरीज को अरेंज करने के लिए, रिएक्टिविटी सीरीज में इनकी रिएक्शन का क्या होगा, अरेंजमेंट क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्शन कौन कर रहा है, उसके बाद कौन कर रहा है, इसीलिए अपन ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। सारी चीज़ें क्या करिए अभी तक, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, फर्स्ट ये देखा। दूसरा अपन ने देखा कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ओके। थर्ड अपन देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, एसिड के साथ मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं, ये बात करना चाह रहे हैं अपन, ओके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कि एक टेस्ट ट्यूब लो, 3-4 ले ली, टेस्ट ट्यूब ले ली बच्चों, टेस्ट ट्यूब ले ली अपनी। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद इनमें तीनों में भरा डाइल्यूट HCl,
डाइल्यूट HCl, तीनों में डाइल्यूट HCl भरा। अब आप ये मत करना कि इनमें सोडियम पोटेशियम डाल दो। सोडियम पोटेशियम तो बच्चों वाटर के साथ भी इतनी खतरनाक रिएक्शन कर रहे हैं कि वहाँ पे आग लग जाती है। तो एसिड में डालोगे तो ये टेस्ट वगैरह सब फूट जाएंगी, इतनी तेज रिएक्शन होगी वहाँ पे। इसीलिए इनको तो मत डालना, इनका तो पता चलेगा कि ये दोनों तो भयंकर क्रांतिकारी हैं, ये तो वहाँ पे ब्लास्ट कर देंगे। तो बाकी मेटल को लेना और इसके अंदर डालना, किसमें, इन तीनों में से एक एक टुकड़ा लेना, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, जिंक का ले लिया टुकड़ा, इनमें डाल दिया वो टुकड़ा। अब क्या करो आप कि यहाँ पे होगा क्या, जब वो मेटल रिएक्शन करते हैं किससे रिएक्शन करते हैं, मेटल से, तो वहाँ पर क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ले लिया, डाइल्यूट HCl से उनकी रिएक्शन करा दी, मैग्नीशियम ले लिया, HCl से रिएक्शन करा दी, मैग्नीशियम क्लोराइड बना और बना यहाँ पे H2S। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इस रिएक्शन में भी टेम्परेचर राइज होता है और बबल निकलते हैं। तो आप ये देखो सबसे तेज़ी से बबल किस में निकल रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से, मतलब सबसे ज़्यादा बबल निकल रहे होंगे, मतलब वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव है। उतना ज़्यादा रिएक्टिव क्यों, उतना ज़्यादा रिएक्टिव इसलिए है क्योंकि वो उतनी ज़्यादा अमाउंट में HCl से रिएक्शन कर रहा है ना, तभी तो ज़्यादा अमाउंट में H2 निकल रही है। तो जितनी H2 निकल रही होगी इससे प्रूव होता है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ आप ऐसे पता लगा सकते हो कि इन तीनों में एक एक थर्मोमीटर डाल दो, तीनों में थर्मोमीटर, क्योंकि ये एसिड की रिएक्शन इसके साथ जो होती है वो होती है एक्सोथर्मिक। एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ होगी एक्सोथर्मिक, यानी कि वहाँ पे हीट रिलीज होगी। तो जिस भी बीकर में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा अमाउंट में बढ़ेगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जिस बीकर में टेम्परेचर ज़्यादा अमाउंट में बढ़ रहा होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, अब क्या करो आप, HCl तो बात हो गई, पर ये यहाँ पे एक्सेप्शन है, यदि आपने गलती से HNO3 यूज़ कर लिया, HNO3 यदि यूज़ किया मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ, तब तो वहाँ पे H2S रिलीज होती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, मैग्नीज ने रिएक्शन किया HNO3 के साथ, MgNO3 का होल ट्वाइस मैग्नीशियम नाइट्रेट बना प्लस H2S रिलीज होगी, बिल्कुल होगी। और मैग्नीज के केस में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, बट इन दोनों को छोड़ के बाकी मेटल के साथ यदि आप HNO3 यूज़ कर लोगे तो वहाँ पे H2 गैस रिलीज नहीं होगी। क्यों, वहाँ पे H2 की जगह बन जाएगा H2O। क्यों, क्योंकि जो HNO3 है ना वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता है कि जो हाइड्रोजन यहाँ पे निकल रही होती है ना उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और उसको कन्वर्ट कर देगा H2O में। ऑक्सीडाइज किया, ये कैसे पता चला, यदि किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो गया उसका। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और खुद रिड्यूस होता है NO2 में या फिर NO में या फिर N2O में, इसमें रिड्यूस हो जाता है, खुद इसमें रिड्यूस हो जाएगा और H2O कर देगा ऑक्सीडाइज। ओके, अब देखो किसमें सबसे तेज़ी से बबल निकल रहे थे उसके अकॉर्डिंग अपन रिएक्टिविटी सीरीज इसकी अरेंज कर देंगे। एक तो बबल वाली बात हो गई, दूसरी ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो जिसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर राइज हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग इनको अपन अरेंज कर सकते हैं। तो जो अरेंजमेंट का जो आपका ऑर्डर आता है वो ऐसे आता है कि सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, तो और फिर आयरन, ये इसका ऑर्डर होता है। अभी देखो जो वाटर के साथ रिएक्शन करी थी तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा था, सबसे ज़्यादा तो ये रिएक्टिव थे, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम यहाँ तक तो। बट इन तीनों का आपस में क्या अरेंजमेंट है ये पता नहीं चल रहा था ना, ये पता नहीं चल रहा था। तो मैग्नीशियम का तो पता चल गया था कि मैग्नीशियम के बाद ये तीनों आने वाले हैं। तो यहाँ से बबल जो निकले उससे ये पता चलेगा कि मैग्नीशियम के बाद आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आएगा जिंक, जिंक के बाद आएगा आयरन। तो देखो रिएक्टर की सीरीज धीरे धीरे बनती जा रही है ना, इन चारों का ऑर्डर पता चल गया और सबसे ज़्यादा, और इसके बाद तो कैल्शियम था, ये पहले पता चल चुका था अपने को H2 से रिएक्शन के साथ। और Na और K ये तो सबसे पहले आते हैं, इनका तो पहले से ही पता चल गया था, पहले से ही पता था इनकी रिएक्शन तो O2 के साथ भी बड़ी विग्रस होती थी। तो ये देखो ऑर्डर जमा लिया ना अपन ने। अब जो बात करते हैं बच्चों, बच्चे कुछ ऑर्डर है ना, बच्चे कुछ चीज़ों को अरेंज करते हैं किसके थ्रू, देखो फिर रिवीजन कर रहा हूँ आपको। सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन, उससे क्या पता चला कि Na और K होते हैं हाईली रिएक्टिव। उसके बाद बाकी का नंबर आता है, बाकी में मैग्नीशियम, जिंक, ये क्या करते हैं अपनी सरफेस पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन की लेयर बना लेते हैं जो कि उनको फर्दर ऑक्सीडाइज होने से बचाती है, मतलब ये इधर आ रहे होंगे। फिर आपने पता किया कि जो आयरन होता है, आयरन को ऐसे आग से जलाओगे तो जलेगा नहीं, बट उसकी जो फाइलिंग है यानी कि छोटे पाउडर फॉर्म में जलाओगे तो स्प्रिंकल्स क्रिएट होते हैं। ओके, उसके बाद देखा कॉपर, वो तो जलता भी नहीं है, बट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। और ऑक्सीजन के साथ गोल्ड, सिल्वर, ये सिल्वर है, ये गोल्ड है, ये तो रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे, ये रिएक्ट नहीं, मतलब ये सबसे लास्ट में आएंगे। ठीक है, दूसरी रिएक्शन देखी वाटर के साथ, वाटर में भी यही पता चला कि सोडियम पोटेशियम तो हाईली रिएक्टिव है। उसके बाद अपन ने देखा कि उसके बाद कैल्शियम नंबर आ रहा था क्योंकि वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर रहा था, फिर मैग्नीशियम का आ रहा था क्योंकि वो हॉट वाटर से रिएक्शन कर रहा था, और ये दोनों वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं, ये भी पता चल गया। ठीक है, उसके बाद आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, इनका कोई ऑर्डर पता नहीं चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में थोड़ी प्रोग्रेस हुई ना, इनका ऑर्डर पता चला। ठीक है, फिर अपन ने जो रिएक्शन करी वो HCl के साथ करी, मतलब HCl नहीं सॉरी एसिड के साथ,
एसिड के साथ अपने को क्या पता चला, Na और K को तो पहले हमने पता कर लिया था, इसकी तो रिएक्शन भी नहीं कराया एसिड के साथ, नहीं तो बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता और टेस्टी फूड जाती। तो क्या पता चलाया आपने कि जिसमें ज़्यादा तेज़ी से हाइड्रोजन के बबल निकलेंगे वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। यहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से हाइड्रोजन के बबल निकलने के साथ साथ हाइड्रोजन के बबल ज़्यादा तेज़ी से निकलने के साथ साथ आप क्या करो कि जहाँ पे टेम्परेचर राइज ज़्यादा होगा, जहाँ पे टेम्परेचर राइज ज़्यादा होगा वहाँ पर ही रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से हो रही होगी। ये पता चला अपने को एसिड की रिएक्शन से, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात ये भी थी, ये तो ऑर्डर पता था, मैग्नीशियम में ज़्यादा बबल निकल रहे थे, टेम्परेचर भी ज़्यादा था। उसके बाद जो ऑर्डर आ रहा था एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन का, ये कैसे पता चला था, क्योंकि इन तीनों में जो बबल्स का ऑर्डर था वो ऐसे था, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में बबल्स निकले थे, आयरन के, फिर जिंक में, फिर आयरन में, और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर राइज एल्यूमिनियम में हुआ था, फिर जिंक में, फिर आयरन में। ओके, तो यहाँ तक ऑर्डर सेट हो गया इससे, इन तीनों से यहाँ तक ऑर्डर आ गया अपना। और क्योंकि गोल्ड सिल्वर वगैरह ये तो रिएक्शन ही नहीं कर रहे थे, तो इससे ये भी पता चल रहा था कि ठीक है, अच्छी बात है, कि अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है, यहाँ तक का ऑर्डर पता चल गया। अब ये यहाँ पे नोट पॉइंट है वो ये है कि वैसे तो गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ये एसिड से रिएक्ट नहीं करते, बट एक अपन बनाते हैं एक्वा रेजिया। कौन सा रेजिया? एक्वा रेजिया, अम्लराज इसको बोलते हैं, अम्लराज, अम्लों का राजा, रॉयल वाटर बोलते हैं इसको, रॉयल वाटर। इसमें क्या करते हैं, ये मिक्सचर होता है किसका? कॉन्सेंट्रेटेड HCl का और HNO3 का। कॉन्सेंट्रेटेड HCl और रेशियो होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का। कितने रेशियो में? 3:1 में। यदि ये 300 ml मिला रहे हो तो ये 100 ml मिला दोगे। यदि ये मिला रहे हो आप 600 तो इसको मिला दोगे 200, मतलब ये रेशियो मेंटेन करना है 3:1 का। 3:1 का जो रेशियो होता है। अब क्या करते हो इसको, यदि आप इसको मिलाते हो तो अब इसमें यदि गोल्ड डाल दोगे ना आप, यदि इसमें गोल्ड डाल देते हो तो वो इसमें डिजॉल्व होता है, बिल्कुल होता है। तो इसीलिए पहले क्या होता था, आजकल तो सब अवेयर हो गए, पहले गलियों में आते थे, ये बोलते थे कि आप सोने चांदी का कुछ भी लेके आ जाइए और हम आपको उसको चमका के दे देंगे। चमका के देने का मतलब क्या हुआ कि उसके आउटर सर्फेस पे जितनी भी डस्ट वगैरह, गंदगी वगैरह जमा होगी उसको उठा के दे देंगे। बट ये करते क्या थे, चालाकी एक्वा रेजिया बनाते थे और उसमें गोल्ड या सिल्वर को डाल देते थे। होता क्या था, गंदगी तो हट जाएगी बच्चों, क्योंकि आउटर लेयर साफ हो गई, आउटर लेयर के साथ कुछ सोना चांदी भी साफ हो गया, वो डिजॉल्व हो गया, वो उसके अंदर डिजॉल्व हो गया एक्वा रेजिया के अंदर। अब क्या कर देगा, आपको अंगूठी दे देगा, डायरेक्टली नहीं, पानी में या फिर किसी में अच्छे से धो के या साफ करके देगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आपको देगी थी तो हाथ जल जाएगा, एक्वा रेजिया बहुत स्ट्रॉन्ग बना है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो इसको अच्छे से साफ करके, कुछ भी एसिड नहीं बचे वहाँ पे, ऐसे करके आपको दे देगा। फिर आप हो जाओगे खुश, आप हो जाओगे खुश, खुशी के मारे फूल नहीं समाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी अंगूठी चमक गई, पर आपको पता नहीं क्यों अंगूठी नहीं, आप भी चमक गए, आपको भी चमका के चला गया। वो कैसे? आपकी अंगूठी की प्राइस जो थी कल तक 1 लाख, आज हो गई बच्चों और 95,000, 5,000 का धोखाधड़ी, इसलिए धोखाधड़ी कर देगा, मैंने सोचा ना था। और वो करते थे ये काम भी 10 रुपये लेके। 10 रुपये किस लिए लेते थे वो? 10 रुपये सिर्फ इसीलिए लेते थे वो, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि इसने कोई चालाकी करी, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कोई इसने चालाकी करी, इसीलिए वो 10 रुपये ले लेते थे। बस भाई साहब, बस आंटी जी आप सिर्फ 10 रुपये दीजिए, हम अंगूठी चमका के देंगे। 10 रुपये सिर्फ इसीलिए लेते थे ताकि आपको कोई डाउट ना हो जाए। यदि वो कर तो ये काम फ्री में भी सकते थे, क्योंकि उन्होंने 5,000 का घाटा दे दिया ना आपको ये। और फिर जो एसिड होता है एक्वा रेजिया, इसको फिल्टर करके सोने को निकाल लेते थे, वो तो जानते थे कैसे निकालते इसको। बट आप साइंस के स्टूडेंट थे, आपने साइंस पढ़ रखी थी, वो भी अननोन एंड साइंस में, और अननोन एंड साइंस में आप नीट की कोचिंग करने जाने वाले थे। सर कर दिया प्रमोशन? हाँ कर दिया बच्चे, हाँ कर दिया रे बच्चे, कर दिया, बिल्कुल कर दिया। आओ बच्चों, आपको बताते हैं कि जरा बता दूँ मैं आपको, अननोन साइंस में पता है क्या हो रहा है। अननोन साइंस में ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे कोई क्लासरूम वगैरह में डाके एकदम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, ना 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 ना। अननोन साइंस चलता है एकदम सिंपल एंड सावर। अरे सिंपल एंड सावर के जैसा खट्टा होता है क्या? नहीं, खट्टा नहीं है, एकदम सिंपलिसिटी से कैसे चलता है बता देता हूँ आपको। कि करना क्या है, करना कुछ नहीं, सिर्फ एडमिशन लेना है, बाकी सब हम देख लेंगे, बाकी सब हम करेंगे कैसे आपको नीट तक पहुँचाएं। बस ये एकदम सिंपलिसिटी से चलने का मतलब ये एकदम गाँव के एनवायरमेंट चला दें हम लोग, एकदम ग्रीनरी होगी आस पास, और वहाँ पे सुबह शाम योगा होता है और आपको मेडिटेशन वगैरह कराए जाते हैं, गेम्स वगैरह सब खिलाए जाते हैं, मस्त एकदम पढ़ाई होती है वहाँ पे। ठीक है, चलो ठीक है, आप देखना, वो तो अपने अकॉर्डिंग एडमिशन लेना नहीं लेना वो तो आपकी बात है। बट अभी बात करते हैं इसकी एक्वा रेजिया की। तो एक्वा रेजिया क्या करता है, आपको चमका के चला जाता है वो, और आप खुश हो जाते हो कि मैंने 10 रुपये में अंगूठी साफ़ करवा ली। अंगूठी साफ़ हो गई रियल में साफ़ हो गई अंगूठी। कैसे रियल में साफ़ हो गई, समझ गए ना कैसे रियल में साफ़ हो गई? वो वहाँ से सोना लेके चला गया। अब बात करते हैं बच्चों कि हाउ डू मेटल रिएक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। 3 नंबर तक पहुँच गए थे, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ। अब 4th नंबर पर आएगा रिएक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल। इससे क्या प्रूव होगा, इससे क्या प्रूव होगा, इससे ये प्रूव होगा जैसे कि एल्यूमिनियम है, ठीक है बच्चों, एल्यूमिनियम है, और आपकी आपने रिएक्शन करा दी। अब बताओ ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? ये रिएक्शन होगी। जो आपकी एनसीईआरटी में दी है वो वाली रिएक्शन बताता हूँ, इसको हटाता हूँ। वो जो एनसीईआरटी में रिएक्शन दी है उसमें क्या किया, आयरन की नेल है, उसको कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में डाल दिया। तो आयरन की नेल है, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में डाल दिया। अब होता क्या है, क्या होता है सर बताओ, आप आज बताइए दो सर क्या होता है। तो बच्चों होता ये है कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है क्या? बताओ। इलेक्ट्रिसिटी सीरीज में बिल्कुल है, इलेक्ट्रिसिटी तो याद होनी चाहिए आपको। तो ये क्या करता है, इसको कर देता है डिस्प्लेस, यहाँ बनाया था FeSO4 और कॉपर हो जाता है अलग। इसका पता कैसे चलता है? कलर से बच्चे, किससे? कलर से।
पहले इसका कलर क्या था, बाद में क्या कलर हो गया, तो कलर चेंज हो जाता है बच्चों। पहले ये जो था कॉपर सल्फेट और आयरन था, इनका कलर अलग था। जैसे ही FeSO4 और Cu बना, इनका कलर चेंज हो गया। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे रिएक्शन तो हुई है, और रिएक्शन हुई है, इससे क्या प्रूव होता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ओके, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, अदरवाइज इट कैन नॉट रिप्लेस द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। डू यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? आर यू कैचिंग माई पॉइंट? Are you getting, बच्चों? Are you getting my point? Yes, sir. We are getting. We are more intelligent than you, sir. Oh, I know. I see. समझ में आ गया? तो अब क्या कर रहे हैं कि एक मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं दूसरे मेटल के सॉल्ट से, दूसरे मेटल के सॉल्ट से, या फिर बोल सकते हैं सॉल्ट से। क्या बोल सकते हैं? सॉल्ट से। जो सॉल्ट है तो सॉल्ट ही बोलो। यदि वो डिस्प्लेस कर रहा है तो इसका मतलब ये मेटल ज़्यादा रिएक्टिव। अब देखो, अब जो कन्फ्यूजन बाकी बचा हुआ था ना थोड़ा बहुत, देखो यहाँ तक तो ये अपन ने अरेंज कर लिए थे। इन दोनों में कन्फ्यूजन बचा हुआ था क्या, और इन दोनों में कन्फ्यूजन बचा हुआ था क्या? तो इन दोनों का यदि कन्फ्यूजन दूर करना हो तो इनमें से किसी को ही पकड़ो, एक मेटल लो, दूसरे का लो सॉल्ट, दूसरे का सॉल्ट लो, दोनों की रिएक्शन करा लो। यदि ये इसको डिस्प्लेस कर देता है तो इसका मतलब ये ज़्यादा रिएक्टिव है, और यदि डिस्प्लेस नहीं कर पाता तो जो सॉल्ट है उसमें जो मेटल है सॉल्ट के साथ वो ज़्यादा रिएक्टिव है। समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरह से आपकी रिएक्टिविटी सीरीज हो गई तैयार। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आपको एकदम कन्फर्मेशन हो गया कि जो कम रिएक्टिव था वो ज़्यादा रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव था वो कर पाएगा। ठीक है ना बच्चों? ना रिएक्टिविटी सीरीज में आपको बताया था एक बार और लिख के, ये क्या है, कैसे है, क्यों है। हाँ। कर्ण 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 के मग से क्या किया उसने? कर्ण के मग से आलू जामुन फेंके और उसने पूछा पब है? कर्ण का मग, कर्ण का मग, उसमें क्या थे? आलू जामुन। कर्ण के Na सोडियम, कर्ण का कैल्शियम, मग मैग्नीशियम, आलू जामुन थे उसके मग में, उसने फेंके मतलब आयरन। फिर बोला वो पब है, पब है, उसने बोला पब है। तो सबने पूछा क्यों पब है, तो सबने पूछा क्यों, मतलब कॉपर। तो उसने बोला कि मुझे हक करना है पब में जाके। किसे हक करना है? सोना चांदी मैं ना चाहूँ प्यार में। सोना चांदी नहीं, चांदी सोने को। पहले आएगा एजी, फिर आएगा ओजी। एजी ओजी लोजी सुनो जी, मैं मन मोजी करता हूँ जो मैं मन में जो आता है जो मैं करता हूँ। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गई आपकी। रिएक्टिविटी सीरीज का अरेंजमेंट देख लिया आपने, कैसे समझ में आया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? जो सबसे ऊपर है इसमें, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, और ये सबसे लेस रिएक्टिव है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब थोड़ी सी बात करते हैं, थोड़ी सी क्या सर, आप पूरी बात करें कि जब मेटल प्यारा मेटल जब रिएक्ट करेगा नॉन मेटल के साथ, तब क्या होगा? तब वहाँ पे होगा चमत्कार। कैसे चमत्कार होगा? जैसे कि सोडियम, एग्जांपल ले रहा हूँ एकदम NCERT का। सोडियम क्या मेटल, क्लोरीन क्या नॉन मेटल, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो कैसी रिएक्शन होगी? सोडियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका लिखना पड़ेगा अपने को। ये कितने नंबर पे आता है? 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 11 हो गए ना, 2, 2, 4, 6, 10 और 1, 11। ओके, क्लोरीन आता है 17 पे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2 के बाद क्या आना चाहिए? हाँ, यही तो परीक्षा होगी आपकी। 6 और 4 10 और 2 12 हो गए, और यहाँ पे आना चाहिए 3p5, तभी तो 17 होंगे। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 5, 4s2 नहीं आएगा, 5। तो अब सब क्या चाहते हैं? सारे के सारे मेटल चाहते हैं कि वो अपने पास वाली नोबल गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लें। उससे क्या होता है? उससे आती है स्टेबिलिटी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, इनकी जो चीज़ है ना, मतलब स्टेबिलिटी वगैरह से आप लाइफ फिलॉसफी भी समझ सकते हो। कैसे? बताता हूँ। ये होता है बच्चों, हर कोई अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश कर रहा है। तो स्टेबिलिटी गेन करने का असली मतलब क्या है, वो सीखना है तो इन मेटल से सीखो। मेटल से कैसे सीखो? कि स्टेबिलिटी इनको मिलने का मतलब ये है कि अब स्टेबिलिटी पहुंचने के बाद ऐसे होना चाहते हैं कि अब इनको किसी से कोई मतलब नहीं रखना पड़े। ये अनरिएक्टिव होना चाहते हैं एक तरह से देखा जाए तो। क्यों? जो नोबल गैस होती है, नोबल हेने हरकर जेरन हेने हरकर जेरन, ये नोबल गैस होती हैं, ये रिएक्टिव नहीं होती, मतलब ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप में खुश है, इनको कोई मतलब ही नहीं किसी से, इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि अपने आप में खुश है। तो बाकी सारे मेटल भी जिंदगी भर यही कोशिश में लगे रहते हैं कैसे ना कैसे हम इनके जैसे हो जाएं, इनके जैसे हो जाएं। इनके जैसे होने से क्या होगा? इनके पास आएगी स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी का मतलब भी समझना पड़ेगा। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं है इनके लिए कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे कर लो या बहुत सारे इलेक्ट्रॉन छोड़ दो। मतलब ऐसा नहीं है, आदमी ऐसे सोचता है बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लो या बहुत सारे पैसे छोड़ दो। नहीं, इनका पैसे से कोई रिलेशन ही नहीं है। पैसे से रिलेशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन से रिलेशन हो सकता है, पर एंड गोल क्या है? एंड गोल ये है कि अब वो ऐसे होना चाहते हैं कि उनको फर्दर किसी से कनेक्ट ना होना पड़े, किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े, किसी से जुड़ना ना पड़े। अब वो किसी से रिएक्शन करना नहीं चाहते। ऐसी तो ज़िंदगी में स्टेबिलिटी का मतलब पता नहीं क्या समझते लोग, और होता यही है कि देखो अब इसके पास ऐसे 1 रुपया है ये आउटर मोस्ट सेल में, ये फालतू पड़ा हुआ है।
रुपये की तरह मान के चलो इसको। अब ये क्या कर सकता है कि बहुत सारे, या तो ये क्या करे आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, जो कि ये कर नहीं पाएगा आउटरमोस्ट सेल में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो 8 कहाँ से करेगा। ये क्या कर सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन को दान कर, मतलब ये 1 रुपया अपना दान कर दे, ये इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा उसको दान करे और ये हो जाए स्टेबल। अब देखो यहाँ से एक फिलॉसफी और समझ आएगी, हर किसी के लिए कंडीशन अलग अलग होती है। कोई पैसे दान करके नोबल गैस के करीब पहुंच सकता है, यानी कि स्टेबल हो सकता है, और कोई पैसे ले करके नोबल गैस के करीब पहुंच सकता है, मतलब कोई पैसे कमा करके और कोई पैसे को छोड़ करके। ये डिपेंड करेगा उनकी सिचुएशन क्या है उस टाइम पे, ठीक है। तो एनी की सिचुएशन ये है कि यदि ये 1 रुपया छोड़ देता है, मतलब अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो नोबल गैस के करीब पहुंच जाएगा। तो यदि इसने एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, तो देखो प्रोटॉन तो क्या होते हैं, जितने नंबर पे आ रहा है 11 नंबर पर आ रहा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इसमें 11 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें 10, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया। यदि ये न्यूट्रल होता तो इसमें जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते, बट इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, त्याग दिया। अब जो भी कोई चीज़ों को छोड़ देता है वो ज़िंदगी में हो जाता है पॉजिटिव। आप किसी को दान करके देखो, आपको कितनी पॉजिटिविटी आती देख, आप करना यार, करके देखो तो सही। एक बार जा रहे हो रास्ते में, जा रहे हो प्यार से जा रहे हो, कोई आपको ऐसा इंसान देखिए जिसकी आपको मदद करनी चाहिए, आपने मदद कर दी, मतलब अपनी तरफ से कुछ से उसे 5 रुपये का कुछ खिला दिया, 10 रुपये का कुछ खिला दिया, मतलब आपने कुछ दान कर दिया। अब आप में जो पॉजिटिविटी आएगी ना, उसकी कोई वाह वाह क्या बात है, एकदम तृप्त महसूस कर, तो पॉजिटिविटी आती है। फिर क्लोरीन है, क्लोरीन को भी इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कैसा लाना है, इसको ऐसा लाना है जैसा कि ऑर्गन का है, आर्गन का है, ठीक है। मतलब ये नोबल गैस के करीब पहुंचना चाहता है, मतलब इसके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, इसका देखो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन वापस लिखता हूँ मैं, 2p6 3s2 3p5। अब इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है अभी 7, 5 तो ये रहे। ये कौन सा सेल होता है, ये होगा K, 1 है ना K, 2 वाला L, 3 वाला M, तो इसके M सेल में कितने, मतलब M ही तो आउटरमोस्ट सेल है, उसके आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन यदि ले लेता है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन यदि ले लेता है तो इसके आउटरमोस्ट सेल में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन कोई किसी से कोई चीज़ लेता है तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है यार, उसके मन में नेगेटिव विचार आते हैं कि यार मैंने इससे ये सामान ले लिया, ये सही है कि नहीं। आप किसी चीज़ के दान करके देखो यार, पॉजिटिव हो जाओगे, पर इसने चलो ले लिया कोई नहीं, अब ये हो गया नेगेटिव। अब देखो होता क्या है बच्चों, होता क्या है, N 1 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा था और Cl 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा था, तो ये आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ये क्या करता है, N 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको क्लोरीन को, तो ये इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब लेन देन से जो बॉन्ड बनते हैं ना, वो बहुत मजबूत होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही मजबूत होते हैं। दुनिया में जितने भी ज़्यादातर रिलेशनशिप है ना, वो इसी चीज़ पे चल रहे हैं, किस पे, लेन देन पे। तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, मतलब सारी की सारी चीज़ें दुनिया में चल रही हैं शेयरिंग पे, जिसको मतलब सारे के सारे जो रिलेशन है वो कैसे हैं, आयनिक बॉन्ड की तरह। इस बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड किसके बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कब बोलते हैं, जब पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन दे दे और दूसरा इलेक्ट्रॉन ले ले, उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा वो मजबूत होता है, खतरनाक मजबूत होता है। अब ये क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो NaCl बन गया। NaCl क्या होता है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। इसके बीच में जो बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड किस पे आधारित है, लेन देन, एक ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। अब ऐसे ही आप लिख लो जो NCERT के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम क्लोराइड के बारे में उन्होंने बोला है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, पता है आपको, नहीं पता सर, तो आपको क्या पता है, 2s2 2p6 3s 6 और 2। इसके आउटमोस्ट सेल में ये K है, K में 2 है, ओके, L में 8 है, L में 8 है और M में 2 है। तो यदि ये आउटमोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या हो जाएगा, ये इसके आउटमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ओके। और क्लोरीन तो अपन ने अभी देखा ही था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो ये हो गया K, ये L और ये हो गया M। इसके आउटरमोस्ट में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन दे, बट क्लोरीन को सिर्फ एक, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सॉरी मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो ये आउटरमोस्ट सेल में हिट हो रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, ठीक है, कोई ले लो मुझसे 2 इलेक्ट्रॉन, बट क्लोरीन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है। तो ये क्या कहेगा, क्लोरीन से जा बेटा क्लोरीन अपने जैसे एक और को पकड़ के ला, तो इसने एक और पकड़ लिया, तो एक मैग्नीशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया, तो मैग्नीशियम पे हो गया +2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान में दे दिए। क्लोरीन पे तो -1 है, इसीलिए अब ये क्या कैसे लिखते हैं, इनका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, 2 आ जाता है इधर, 1 आ जाता है इधर, 1 लिखते नहीं है, इसलिए MgCl2 इसका फॉर्मूला हो जाता है। समझ में आ रहा बच्चे। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी होती हैं, प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी का खेल है बच्चे, तू समझ कैसे पाएगा। नंबर 1 देखते हैं, इनका जो होता है फिजिकल नेचर, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में, सॉलिड हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बट एक चीज़ होती है,
ये होते हैं ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ये कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अच्छी बात है, आप तोड़ नहीं पाओगे इजीली, बट जैसे आपने ज़्यादा प्रेशर लगा दिया फिर ये टुकड़े टुकड़े में बिखर जाए। तो दुनिया में रिश्तों की भी यही सच्चाई है बच्चों। जब तक लेन देन का खेल जारी है तब तक तो सब सही चल रहा है, मतलब एन ने Cl को इलेक्ट्रॉन दे दिया तब तक वो सही है, बॉन्ड बना हुआ है। पर आपने प्रेशर लगा दिया उस बॉन्ड पे, ज़्यादा प्रेशर आ गया, मतलब अब क्या हुआ, आपने बाहर से प्रेशर लगाया इनकी टेस्टिंग करने के लिए, देखते हैं आज मजे जरा लिए जाएंगे कि इनका बॉन्ड कितना मजबूत है। तो आपने बाहर से प्रेशर लगाया, आपने कैसे प्रेशर लगाया कि ऐसे कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा था, ठीक है कर रहा था, कोई बात नहीं। फिर क्या करते हैं, आते हैं बीच में अपने रिश्तेदार रिलेटिव्स, वो क्या करते हैं उसके पापा को पहले भड़काएंगे धीरे धीरे कि अरे साहब आपके बच्चे को तैयारी करते हुए तो 2 साल हो गए, नंबर नहीं आया उसका। पापा सहन करेंगे, वो सहन करेंगे, सहन करेंगे, सहन करेंगे, सहनों का झुंड, ठीक है सहन करेंगे। फिर क्या हुआ, एक टाइम के बाद हुआ ये आयनिक कंपाउंड में कुछ ऐसे बॉन्ड बन रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ हो रहा है। अब क्या हुआ, फिर वापस बोला उसने 1 साल तैयारी करी बच्चे ने, फिर वापस रिश्तेदार आ गए कि देखिए साहब अपने बच्चे को, आपके को 3 साल हो गए हैं, नीट क्लियर कब होगा बच्चों, तो मैं यहाँ पर थोड़ा प्रमोशन कर दूँगा, उन्होंने साइंस में अब आइए नीट क्लियर करवाइए। ऐसी कोई गारंटी तो यार कैसी चीज़ नहीं होती है, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आराम से हो जाएगा, क्योंकि हम तो पूरी मेहनत करते ही हैं यहाँ पर, ठीक है चलो वो बात अलग है। अब देखो होता क्या है बच्चों, होता ये है कि रिश्तेदारों ने प्रेशर डाला, फिर पापा जी सहन नहीं कर पाए उतना प्रेशर, फिर वो एकदम बिखर गए, बच्चे को एकदम सुनाने लग गए, फिर रिश्ते की जो बुनियाद थी भूल गई और ये टूट के बिखर गए, सब टूट के बिखर गए। तो जो कोई भी रिश्ते होते हैं वो लेन देन पर आधारित होते हैं, वो क्या होते हैं, यदि उन पर बाहर से प्रेशर लगाया जाए तो एक टाइम के बाद प्रेशर बेयर नहीं कर पाते और ये टूट जाते हैं, टूट के बिखर जाते हैं, मतलब वो ब्रिटल होते हैं। रिश्ते कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं। दूसरी बात करते हैं, फिजिकल नेचर हो गया। दूसरा जो इसकी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना बच्चों, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी हाई होता है, इसीलिए इनको मेल्ट करना और बॉयल करना ईजी नहीं होता। क्योंकि मेल्टिंग और बॉइलिंग में क्या कर रहे हैं, उनके बीच की बॉन्डी तो तोड़ रहे हो, तभी तो उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती है। याद करो, अरे याद करो क्लास 9th को, इसमें पहला चैप्टर क्या था? नहीं याद सर, हमें नहीं याद। अरे सॉलिड से लिक्विड बना रहे थे तो क्या हो रहा था, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रही थी ना, सॉलिड से लिक्विड कैसे, जब उनकी पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ गई थी, एटम्स के बीच में, यही तो हुआ था। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर भी तो यही होता है कि उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है, तभी तो उसकी जो स्टेट होती है वो चेंज होती है। फिर बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो ये जनरली वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं, बट इनसॉल्युबल होते हैं केरोसिन और पेट्रोल जैसी चीज़ों में। केरोसिन पेट्रोल में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। 4th पॉइंट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल करेंगे, पर कब करेंगे? इनका जब सॉल्यूशन बनाया जाएगा, जब इनको पानी में, जैसे NaCl है, NaCl में यदि रखा हुआ है आपके किचन में, NaCl रखा हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। पर इसको पानी में डालो, पानी में डाल के सॉल्यूशन बना लो, पानी में डाला NaCl और सॉल्यूशन बना लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन, ये कैथोड, ये एनोड, और इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करानी है, ये यहाँ पे बल्ब लगा दिया, यदि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होगी इनके बीच में तभी तो बल्ब चलेगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। जैसे ये सॉलिड, मतलब ये सॉल्यूशन की फॉर्म में आते हैं, मतलब NaCl को पानी में मिलाओगे तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अब आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन यहाँ कैथोड से एनोड, एनोड से कैथोड, ये मतलब मूवमेंट चलता रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर अब हो सकता है, क्योंकि वो आयंस की फॉर्म में आ गए, आयंस की फॉर्म में आ गए तो ट्रांसफर कर सकते हैं। बाकी जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं, NaCl की फॉर्म में रहता है, खतरनाक तरीके से बॉन्ड बना हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में नहीं है यहाँ पे, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। पर इसमें सॉल्यूशन बनाने पे Na+ और Cl- और इलेक्ट्रॉन का लेन देन, इलेक्ट्रॉन यहाँ से दिया, इसने लिया, तो इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में आ गया, इसीलिए जब इसको सॉल्यूशन फॉर्म में लाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, वो सॉलिड फॉर्म में करता। अब दूसरा, जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ये तब करेगा जब इसको मेल्ट कर दोगे, मेल्ट कर दोगे। मेल्ट करने की वजह से क्या होगा, यानी कि यदि ये मोल्ड, ये तो हो गया अपनी सॉल्यूशन फॉर्म, सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म में अंतर समझते हो क्या? सॉरी नहीं समझते? अरे बच्चों, आयरन को ऐसे मिलाया तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, बट आयरन को, सॉरी आयरन बोल रहा हूँ, NaCl, नमक को आपने डायरेक्ट गर्म किया तो ये सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, गर्म करने पे सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तब इसको इसकी मोल्टन फॉर्म बोलते हैं। तो मोल्टन फॉर्म में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे क्यों? मोल्टन फॉर्म में क्या होगा कि आपने हीट की वजह से इतनी एनर्जी दे दी है कि इनके बीच के बॉन्ड टूट गए, और बॉन्ड टूटने के बाद वो आयनिक फॉर्म में आ गए, और आयनिक फॉर्म में मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है इनके पास, और फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे 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 करेंगे। ठीक है बच्चों, ना चलते हैं, थोड़ी बात करते हैं आज। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये क्या बताना चाह रहा हूँ मैं कि बच्चों वो बच्चों रे बच्चों, तुम्हारा रंग कैसा जिसमें बनाया इसके जैसा, मतलब समझ रहे ना, बच्चे धधकते हुए अंगारे हैं, बच्चे धधकते हुए अंगारे हैं, ज़रूरत है तो उनमें से, उनके ऊपर से राख हटाने की। बच्चे क्या हैं? धधकते हुए अंगारे हैं, ज़रूरत क्या है? सिर्फ उनके ऊपर से राख हटाने की जरूरत है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, अपन मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? अभी तक इस पूरे चैप्टर में अपन ने पढ़ा कि मेटल ये, मेटल वो, मेटल ये, हाँ वो ये वो, पर बच्चों मेटल मिलता कहाँ से है? मेटल कैसे मिलेगा, उसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है? तो इसके तरीके बताता हूँ मैं आज आपको। तो मेटल मेनली मिलता है अपने को अर्थ क्रस्ट में,
अर्थ क्रस्ट में और मिलता है सी वाटर में। जैसे कि NaCl देखा था ना अभी, तो Na क्या है, मेटल ही है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड मिलता है इसमें, तो ये मैग्नीशियम मेटल ही है। पर मेन सोर्स जो होता है वो होता है अर्थ क्रस्ट। तो एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट इज नॉन एज मिनरल। मिनरल क्या होते हैं, नेचुरली अकरेंस सब्सटेंस या फिर नेचुरली अकरेंस एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड, सब्सटेंस की जगह पे ये टर्म भी लिख सकते हो, एलिमेंट और कंपाउंड विच है यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं लिखने की जरूरत नहीं, विच मेटल एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर्स नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मिनरल। एलिमेंट और कंपाउंड जो कि अर्थ क्रस्ट में नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं उनको मिनरल बोलते हैं। अच्छा, और क्या होता है, और होते हैं ऐसे मिनरल जिससे मेटल को प्रॉफिटेबली, एक तो प्रॉफिट हो और एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स। अच्छा, जैसे कि आपको कहीं पे मिला, जैसे कि आपने ये ज़मीन है, ज़मीन में गड्ढा खोद दिया, 1 किलोमीटर तक अंदर चले गए और आपको मिल गया 2 ग्राम सोना। निकालोगे? बिल्कुल ही निकालो, बिल्कुल नहीं निकाल भी मत लेना, क्योंकि इतना खर्चा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये सब ड्रिलिंग वगैरह करने में कि 2 ग्राम से कुछ ना के बराबर मिलेगा आपको। इसीलिए 2 ग्राम सोना यदि इतनी दूर जाने में मिल रहा है, एक तो यहाँ पे कन्वीनियंस नहीं है, इतनी कन्वीनियंस है, चलो कन्वीनियंस है, आपको ज़मीन में सोना मिल रहा है, बट इतना महंगा है कि 2 ग्राम सोने से अच्छा होता है कि इसकी ड्रिलिंग नहीं करती। तो इसको मिनरल तो बोलेंगे। मिनरल क्यों बोलेंगे? क्योंकि अर्थ क्रस्ट में जितनी मेटल वगैरह होते हैं उनको मतलब मिनरल बोलते हैं। अर्थ क्रस्ट में जितने भी एलिमेंट कंपाउंड है वो मिनरल, पर इसको और नहीं बोल सकते। क्यों और नहीं बोल सकते? क्योंकि इससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करा नहीं जा सकता। करा तो जा सकता है, करा क्यों नहीं जा सकता सर, आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? अरे करा जा सकता है, पर प्रॉफिटेबल नहीं है ना वो। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ऐसे मिनरल जिनसे प्रॉफिट। अब यहाँ पे ही जैसे निकल जाता कि 100 टन सोना निकल गया, 100 टन, तो इसमें जो खर्चा आया एक्सट्रैक्ट करने का वो इतना आया कि मुश्किल से 1 टन सोने के बराबर इसकी कीमत है, खर्चा जो आया ड्रिलिंग वगैरह करने का, और निकला 100 टन, तो ये मुनाफे का सौदा है ना, तो इसीलिए ड्रिलिंग करें। अब कन्वीनियंट भी होना चाहिए, ऐसे समुद्र के बीच में जाके कहीं पे ऐसी जगह पे जहाँ पे ड्रिलिंग करी नहीं जा सकती, वहाँ पर यदि कोई मेटल मिला है तो वहाँ पर ड्रिलिंग हो नहीं सकती, मतलब वहाँ पर ड्रिलिंग करना कन्वीनियंट नहीं। तो कन्वीनियंट नहीं है, भले कितना सारा भी मेटल वहाँ पड़ा हो, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कन्वीनियंट नहीं है वहाँ पे जाना, तब भी उसको क्या बोलेंगे, तब भी उसको मिनरल बोलेंगे, ना कि और मिनरल को तभी बोलेंगे जब उससे मेटल को प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट किया जा सके। अब एक स्टेटमेंट आती है, ऑल मिनरल्स आर ओर। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? ये स्टेटमेंट सरासर एकदम मुंह पे बोला गया सफ़ेद झूठ है। सारे मिनरल और नहीं हो सकते बच्चों, नहीं हो सकते। सिर्फ वही मिनरल और होंगे जिनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सके प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली। सारे मिनरल और नहीं होते। दूसरी बात, फर्स्ट बात चलो, क्या सारे और मिनरल होते हैं? बिल्कुल सारे और मिनरल, क्योंकि और वही वाले मिनरल है ना जिनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया था, तो इसलिए और तो सारे मिनरल होते हैं, बट मिनरल सारे और नहीं होते। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब मेटल जैसे आपको और मिल गया, अब आपको उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। एक वो मेटल जो हाईली रिएक्टिव है, एक वो मेटल जो उनकी रिएक्टिविटी मीडियम है, और एक वो मेटल जिनकी रिएक्टिविटी मिनिमम है। जैसे कि जिनकी रिएक्टिविटी मिनिमम होती है ना, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर वगैरह, AgAu, इनकी रिएक्टिविटी मिनिमम है, तो ये जो नेचर में मिलते हैं फ्री फॉर्म में, फ्री स्टेट में मिलते हैं। मतलब फ्री स्टेट में क्या मिलेंगे, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है, तो ये जनरली क्या करते हैं, ऑक्साइड वगैरह बना के नहीं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी अच्छी नहीं है ना, ऑक्साइड बनाएंगे नहीं, ऑक्साइड वगैरह बनाएंगे नहीं ना बच्चों, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी अच्छी नहीं है, इसलिए फ्री फॉर्म में मिलते हैं। बट जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम की रिएक्टिविटी अच्छी हो सकता है ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एल्यूमिनियम में ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा, जिंक हो सकता है जेड एंड जिंक सल्फाइड की फॉर्म में मिल सकता है, कार्बोनेट की फॉर्म में मिल सकता है, मतलब ऐसे किसी ना किसी कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। बट ये तीनों जैसे है, इनमें से ये इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, ये ऐसे के ऐसे फॉर्म में मिलते हैं, AgAu तो AgAu की फॉर्म में मिल जाएंगे, और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है आगे वाले, ये कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। कॉपर सिल्वर क्या होते हैं कि कंबाइंड स्टेट में मिल सकते हैं कभी कभार सल्फाइड और ऑक्साइड की फॉर्म में। कॉपर सिल्वर जो होते हैं, कॉपर सिल्वर जनरली तो सिल्वर फ्री फॉर्म में मिलता है, पर कभी कभार सल्फाइड और ऑक्साइड की फॉर्म में भी मिल सकता है। और जिनकी रिएक्टिविटी मिडिल में होती है, जैसे कि जिंक आयरन और लेड, इन तीनों की रिएक्टिविटी मिडिल में आ रही है, तो ये नेचर में मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में, ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं। फिर इनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, देखते हैं वो कैसे करेंगे। ओके, यू विल फाइंड द ओर ऑफ मैनी मेटल। ज़्यादातर मेटल्स के जो ओर होते हैं ना, वो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं। ज़्यादातर मेटल के ओर होते हैं वो ऑक्साइड की फॉर्म में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं ये, और क्या बना देते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एक लो रिएक्टिविटी वाले, दूसरे मीडियम रिएक्टिविटी जिनकी है, थर्ड है हाई रिएक्टिविटी वाले। इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक दी गई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको मिला और ही मत बोल देना इसको, और है ये। और सबसे पहले आपने किया कंसंट्रेशन ऑफ और।
इसको बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर, एनरिचमेंट। इसमें क्या करेंगे, एनरिचमेंट में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अरे सर कुछ नहीं करना तो फिर करना ही क्यों है, अरे कुछ करना है। जैसे कि क्या हुआ, आपको ओर मिला, सबसे पहले एनरिचमेंट या कंसंट्रेशन नहीं करेंगे, सबसे पहले इनको करेंगे जैसे बड़े बड़े पत्थर की फॉर्म में मिले आपको, ये पत्थर बड़े बड़े पत्थर की फॉर्म में, तो सबसे पहले इनको करेंगे ग्राइंड, इनको ग्राइंड करके छोटे छोटे पाउडर की फॉर्म में लाएंगे, एकदम पाउडर की फॉर्म में लाएंगे। बड़े बड़े पत्थर को तोड़ के पाउडर की फॉर्म में ले आएंगे। पाउडर की फॉर्म में लाने से क्या हो जाएगा, पाउडर की फॉर्म में लाने से ये हो जाएगा बच्चों सबसे पहले तो कि इतने बड़े बड़े पत्थरों से मेटल बनाना ईजी नहीं है, इसीलिए इनको आपने तोड़ के इस फॉर्म में ले आए। ठीक है, ले आए ले आए ले आए ले आए ले आए। अब इनको कंसंट्रेशन यहाँ एनरिचमेंट करना है। कंसंट्रेशन मतलब ये होता है बच्चों, कंसंट्रेशन और का मतलब कि इनमें से जो मोटी मोटी गंदगी है उसको निकालना। वो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि जो ओर है वो मैग्नेटिक है, मैग्नेटिक है तो आप क्या करोगे, एक मैग्नेटिक व्हील है उसके ऊपर से इसको पास कराओगे, तो जो ओर होगा वो मैग्नेट से चिपक जाएगा और जो गंदगी होगी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है जो ओर मिला उसको यदि पानी से धोगे तो क्या हो जाएगी, गंदगी नीचे चली जाएगी और ऊपर रह जाएगा आपका, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही करके बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे क्या करेंगे आप कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन मतलब उससे गंदगी अलग कर लोगे और गंदगी अलग कर लोगे और अपना अलग हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप गंदगी का भी एक नाम होता है, इसमें गंदगी का भी एक नाम होता है। तो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको गैंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गैंग बोला जाता है। उनको सेपरेट किया जाता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या डिफरेंस देखा था कि मैग्नेटिक जो ओर था वो मैग्नेटिक था, गंदगी मैग्नेटिक नहीं थी, तो मैग्नेटिक होने की वजह से और मैग्नेट से चिपक जाएगा, गंदगी नीचे गिर जाएंगे। यहाँ पे क्या देखा था कि जो पानी यदि उसके ऊपर डाला जाएगा तो उनकी डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो गंदगी वो नीचे चली जाएगी और ऊपर रह जाएगा, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है आपकी। तो क्या होता है, अब गैंग की बात करते हैं। गैंग क्या होता है, इम्प्योरिटी सच एज soil and sand found in the ore is known as gangue। तो सॉइल और सैंड में जो की गंदगी मिल रही है उसको बोला जाता है गैंग। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्सट्रैक्शन कैसे करें जो जिनकी लो रिएक्टिविटी वाले मेटल को कैसे। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ग्राइंडिंग या क्रशिंग। सबसे पहले आपको ओर मिला तो उसकी ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग कर ली, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग मतलब उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ लिया। उसके बाद उसके किया कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि उससे गैंग को अलग कर दिया। गैंग क्या होती है, इंप्योरिटी होती है कि सैंड की फॉर्म में हो सकती हैं और सॉइल की फॉर्म में हो सकती है। और अलग करने के क्या तरीके होते हैं कि गंदगी में यानी कि जो गैंग है उसमें और ओर में क्या डिफरेंस है। हो सकता है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस हो तो उसके अकॉर्डिंग अलग करें, हो सकता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस हो उनके अकॉर्डिंग अलग करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, जब मैंने एग्जांपल भी दिए कि सैंड यदि सैंड मिट्टी वगैरह है तो पानी से धोगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से मिट्टी वगैरह नीचे चले जाएगी और ऊपर रह जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ फिर दूसरा यदि जो अपना ओर है वो मैग्नेटिक है या फिर गैंग मैग्नेटिक है तो इनमें से जो भी मैग्नेटिक होगा मैग्नेटिक चिपक जाएगा, बाकी दूसरा गिर जाएगा नीचे। तो ये डिफरेंस की वजह से इनको कर लिया, अपनी कॉन्सेंट्रेशन कर लिया ओर का। इसके बाद कर रहे हैं अभी कि लो रिएक्टिविटी वाले को और हाई रिएक्टिविटी वाले को फर्दर, यहाँ तक तो मिल गया अपने को, यहाँ तक और मिल गया, पाउडर की फॉर्म में और मिल गया। अब जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं उनका क्या होता है, जैसे कि लो रिएक्टिविटी वाला क्या है, मरकरी है, ये मिलता है एच सल्फाइड की फॉर्म में। तो सल्फाइड को सबसे पहले आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर लो, सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये बनता है ऑक्साइड और SO2 बन जाता है, अलग हो जाता है SO2। फिर क्या करते हैं, यदि इस ऑक्साइड को, ये ऑक्साइड क्या होता है, ये ऑक्साइड ज़्यादा, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या है, Hg तो नीचे आ रहा है ना सीरीज में, Hg नीचे आता है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो ये ऑक्सीजन के साथ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना के रहता। तो जैसे ही बस इसको नॉर्मल हीट करोगे ना तो ये Hg और O2 दे देगा, मतलब आपको डायरेक्ट क्या मिल गया, Hg मिल गया। और HGS क्या है, HGS है इसका सल्फाइड, किसका, मरकरी का, इसको बोला जाता है सिनाबार। ठीक है, सिनाबार। ऐसे ही कॉपर सल्फाइड इस फॉर्म में मिलता है, कॉपर सल्फाइड। अब क्या करते हैं, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करो तो ये बनाता है कॉपर ऑक्साइड और साथ में SO2 बनाता है। अब इसको क्या करते हैं अपन, कॉपर ऑक्साइड को यदि Cu2S, ये Cu2S तो बनाई था और कॉपर ऑक्साइड, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं अपने आप और बन जाता है कॉपर और SO2। मतलब इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जिनकी रिएक्टिविटी कम है उनमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करो, हीट करने से ऑक्साइड मिल जाएगा और ऑक्साइड को ही डायरेक्ट हीट कर दोगे तो वहाँ से डायरेक्ट मेटल मिल जाएगा। लो रिएक्टिविटी वालों का यही खेल है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी लो है ना तो ऑक्साइड के साथ बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, थोड़ी सी हीट करो ये पिघल जाएंगे और डायरेक्ट दे देंगे मेटल। पिघल जाने का मतलब ये नहीं है कि पिघल जाते हैं, ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पिघलेंगे नहीं, बस ऑक्सीजन को अलग कर देंगे और मेटल की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, अब मिडिल रिएक्टिविटी वाले हैं उनका क्या करना है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना, कॉन्सेंट्रेशन या एनरिचमेंट और क्या होता है। ठीक है, देखो अब क्या करना है अपने को, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द मिडिल रिएक्टिविटी। इनकी रिएक्टिविटी मिडिल में आ रही है, जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया। ये जनरली आपको नेचर में मिलते हैं या तो सल्फाइड की फॉर्म में, या तो सल्फाइड्स की फॉर्म में, या मिलते हैं ये कार्बोनेट्स की फॉर्म में। अब देखो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी होता है उसके ऑक्साइड से, ना कि सल्फाइड और कार्बोनेट से। इसीलिए अपन क्या करते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट की फॉर्म में यदि कोई और मिल भी रहा है ना तो उसको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे कि सल्फाइड की फॉर्म में कोई और मिला, जैसे कि जिंक मिलता है सल्फाइड की फॉर्म में मिला आपको,
सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है। तो जिंक यदि आपको सल्फाइड की फॉर्म में मिला तो आपको इसको ऑक्साइड में चेंज करना है। तो ऑक्साइड में चेंज करने के बाद देखो, क्योंकि इसके बाद ऑक्सीजन नहीं है ना, इन दोनों में कहीं ऑक्सीजन दिख रही है नहीं है ना, जिंक और सल्फर है, ऑक्सीजन नहीं। तो इसीलिए क्या करते हैं, जब सल्फाइड मिलता है तो उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो बन जाता है ऑक्साइड। तो क्या बन जाता है, ऑक्साइड। तो किसी मेटल के सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को बोला जाता है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन मतलब हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा, यदि जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है तो देखो इसके पास ऑक्सीजन दिख रही है ना आपको, तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं देनी पड़ती, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में या लोअर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन नहीं होगी या फिर कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और SiO2 बनेगी। इसको बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब हीटिंग इन दी एब्सेंस, अरे रे 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 उल्टा बता दिया, उल्टा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होता है उसको बोलते हैं रोस्टिंग, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। ये याद रखना, मैं इसको याद करने की ट्रिक भी बता रहा हूँ। देखो, यदि आप किसी को रोस्ट करते हो, रोस्ट किया आपने, उसकी बेइज्जती कर दी, रोस्ट कर दिया, थोड़ा रोस्ट करने की वजह से होगा क्या, रोस्ट करने की वजह से बेचारा हो जाएगा क्या, एकदम गुस्से में आ जाएगा। गुस्से में आ जाएगा तो उसकी सांसें तेज चलने लगेंगी, सांसें तेज, गुस्से में इसी तरह, मतलब ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा ले रहा होगा। यदि किसी को रोस्ट करोगे तो ऐसे लंबी लंबी सांस खींचता है ना, मार दूंगा तुझे, देख लूँगा तुझे, ऐसे करके बोलता है, मतलब उसके पास ऑक्सीजन की कमी होगी, मतलब ऑक्सीजन देनी पड़ेगी उसे। तो रोस्टिंग में तो ऑक्सीजन देनी पड़ती है, जबकि कैल्सिनेशन में बस, अब याद रख लो, यदि रोस्टिंग में ऑक्सीजन देनी पड़ रही तो कैल्सिनेशन में नहीं देनी पड़ रही होगी। ये याद करने की ट्रिक बताती मैंने, ठीक है, लोअर में। अब देखो, ये ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों करना पड़ा, क्योंकि किसी भी मेटल को उसके ऑक्साइड से एक्सट्रैक्ट करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू सल्फाइड और कार्बोनेट। तो जब ऑक्साइड मिल गया, अब क्या करते हैं, इसका कर देते हैं रिडक्शन। रिडक्शन करने के लिए इसको कार्बन की प्रेजेंस में कर दो, कार्बन से रिएक्ट करा दो, तो ये जिंक प्लस CO में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन की प्रेजेंस में क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया इसको, जिंक ऑक्साइड से जिंक बना लेगा। कार्बन के साथ क्यों रिएक्ट किया है, क्योंकि कार्बन वर्क करता है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या करता है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा देगा, और इसी को तो रिडक्शन बोला जाता है। जिंक ऑक्साइड से जिंक का बनना, यानी यहाँ से ऑक्सीजन हो गई तो इसका हो गया रिडक्शन, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन। ये कैसी रिएक्शन है, रिडॉक्स। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसे मेटल होते हैं जिनको कार्बन रिड्यूस नहीं कर पाता, कार्बन जिनको रिड्यूस नहीं कर पाता, तो उनके लिए ऐसे मेटल की जरूरत पड़ेगी जो उनसे ज़्यादा रिएक्टिव हो। जैसे कि MnO2 है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, उसको कार्बन के साथ रिएक्ट कराओगे तो उसकी रिएक्टिविटी, मतलब कार्बन इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। तो अपन क्या करते हैं, इससे ज़्यादा रिएक्टिविटी का मेटल के साथ इसकी रिएक्शन करा दो। जैसे कि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी से ज़्यादा है, यहाँ पे होगा क्या, मैग्नीज अलग हो जाएगा और एल्यूमिनियम Al2O3 के साथ अलग हो जाएगा। ऐसे ही Fe2O3 है, जब ये एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर आयरन अलग हो जाता है और Al2O3 से अलग हो जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, कार्बन के साथ क्या दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि देखो इसकी जो रिएक्टिविटी है ना, इसकी जो एफिनिटी है, मतलब ये ऑक्सीजन को ज़्यादा प्रेम करता है बच्चों। मतलब कार्बन यदि आ भी जाएगा ना तो ये ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा, उसके लिए ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेगा, ये इसके लिए ऑक्सीजन को नहीं छोड़ सकता, ज़्यादा प्यार कर रहा है ये, कार्बन के चक्कर में नहीं पड़ेगा ये। बट इससे ज़्यादा रिएक्टिविटी वाला आ गया एल्यूमिनियम इससे ज़्यादा रिएक्टिविटी वाला, मतलब इसको रिप्लेस कर देगा यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, मतलब ज़्यादा रिएक्टिविटी है एल्यूमिनियम की एज कम्पेयर टू आयरन, तो एल्यूमिनियम आयरन को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन हो जाएगा अलग, और अपन इस आयरन को चाह रहे थे और यहाँ पे Al2O3 अलग हो जाएगा। इस रिएक्शन को बोला जाता है थर्मिट रिएक्शन। ये क्या करते हैं बच्चों, क्या करते हैं इसका, थर्मिट रिएक्शन में इसमें बहुत अमाउंट में हीट निकलती है। वो हीट क्या करती है, जो ये आयरन मिला है ना, इसको पिघला देती है बच्चों, इसको पिघला देती है। और इसका यूज होता है रेलवे ट्रैक की वेल्डिंग के लिए। रेलवे ट्रैक पर ये कहीं पे भी वेल्डिंग करनी होती है ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि इन दोनों को लेके जाते हैं Fe2O3 एल्यूमिनियम को, और इन दोनों की ऐसी रिएक्शन करा देते हैं। रिएक्शन करने की वजह से वहाँ पे बहुत अमाउंट में हीट निकलती है। तो ये हीट ही आयरन को पिघला देती है, और पिघल के आयरन नीचे गिरेगा तो रेलवे ट्रैक पर इसको डाल देंगे और क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो वेल्ड हो जाएगा। अब देखो, दो टाइप के मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया, एक तो जिनकी रिएक्टिविटी कम थी, तो यदि कम थी जैसे कि HgS था, उनको पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्साइड बन गया। अब बस ऑक्साइड को हीट कर दो तो डायरेक्टली Hg मिल जाएगा। ऐसे कॉपर के साथ में भी था, कॉपर सल्फाइड था, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, कॉपर ऑक्साइड बना, फिर कॉपर ऑक्साइड ने अपने आप ही कॉपर सल्फाइड से रिएक्शन कर ली और बना लिया कॉपर। अच्छी बात है, बस हीट करने पर काम चल गया। जो मिडल रिएक्टिविटी वाले हैं वो या तो सल्फाइड की फॉर्म में मिलेंगे या फिर मिलेंगे कार्बोनेट की फॉर्म में। यदि वो सल्फाइड या कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं तो उनको अपन कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड की फॉर्म में। क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ईजी है एज कम्पेयर टू सल्फाइड और कार्बोनेट। तो सल्फाइड से यदि ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है ना, तो ऑक्सीजन अलग से बाहर से लाना पड़ेगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है रोस्टिंग। क्योंकि किसी को रोस्ट करते हो तो बेचारे की सांसें बढ़ जाती हैं, उसके सांसें बढ़ने की वजह से उसको ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, मतलब ऑक्सीजन बाहर से देनी पड़ती है। कार्बोनेट से यदि ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो वहाँ पे होता है रोस्टिंग की जगह कैल्सिनेशन। कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाना है तो कैल्सिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब रिएक्शन देखते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी।
लोअर वाले का देख लिया, मिडिल वाले का देख लिया। अब हायर रिएक्टिविटी वाले मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करें, तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, इसके लिए आपको एक चीज़ है जो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ना तो कार्बन से रिड्यूस हो सकते हैं क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है, तो कार्बन से रिड्यूस कराने की कोशिश करोगे तो होंगे ही नहीं। जैसे कि सोडियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये क्या होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी हाई है, इसीलिए ये ऑक्सीजन से इनकी जो एफिनिटी है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे और रिडक्शन नहीं होगा। तो इनको जो अलग करने का प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से ही इनको लग किया जा सकता है। देखो अभी पहले अपन ने जो क्या देखा था कि कार्बन से किसी मेटल की रिएक्शन करा दी थी ऑक्साइड की, जैसे कि जिंक ऑक्साइड था, उसने कार्बन से रिएक्ट कर ली तो वो रिड्यूस हो गया, जिंक में कन्वर्ट हो गया। बट जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, इनकी रिएक्टिविटी तो कार्बन से ज़्यादा है और इसीलिए ये कार्बन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो इनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ता है, मतलब इनको बिजली के झटके देने पड़ते हैं। ठीक है, बिजली के झटके देने पड़ते हैं तभी इनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे मोटर क्लोराइड में। जैसे कि एक आपने क्या किया, मेटल ले लिया कोई भी, जैसे कि सोडियम, आपको एक्सट्रैक्ट करना है सोडियम। द मेटल आर डिपॉजिटेड एट कैथोड वेरेज क्लोरीन, जैसे कि NaCl ले लिया, आपको NaCl से क्या करना था, सोडियम अलग करना था, तो क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इसको डाल दिया ऐसे, ये क्या है, ये मानो कि अपना कैथोड है, ये एनोड। कैथोड होता है नेगेटिव, पता नहीं, ये तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी याद रखने की, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव। अच्छा, अब ये NaCl सॉल्यूशन है। अब क्या होगा, यहाँ पे Na+Cl- में टूटेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करता है ये। अब ये Na+ जाएगा किधर, Na+, ये जाएगा पॉजिटिव है तो नेगेटिव के पास, यहाँ पे बना पॉजिटिव, Na+, ये इलेक्ट्रॉन है ना, इसका इलेक्ट्रॉन दिया इसने और इलेक्ट्रॉन देके Na+ बन गया, और Na+ यहाँ पे कैथोड पे, तो कैथोड पे मिलेगा Na+, मतलब Na+ ने इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो Na की फॉर्म में आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा इधर नोड की तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचा। अब क्लोरीन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और यहाँ पे क्लोरीन गैस निकल जाएगी। क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्लोरीन गैस बन जाएगी। तो यहाँ पे तो बनती है क्लोरीन गैस और कैथोड पे बनता है Na, तो कैथोड पे अपना Na डिपोजिट हो गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था, तो कैथोड पे वो डिपोजिट हुआ और एनोड पे क्लोरीन गैस निकलती है, बस हो गया एक्सट्रैक्शन। अब देखो एक्सट्रैक्शन की बात करना पड़ता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो जितने भी प्रोसेस से अपने मेटल को रिड्यूस किया ना अभी तक, वो प्योर नहीं होते हैं, उनके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि अपने को प्योर मेटल मिल सके। और जो रिड्यूस मतलब इनको रिफाइन करने का प्रोसेस होता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन था, मतलब यहाँ पे तो मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, अब मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं करना है आपको, मेटल को रिफाइन करना है, मतलब फर्दर उनको रिफाइन यानी कि प्योर फॉर्म में लाना है। तो अपन क्या करते हैं इसके लिए कि इसके लिए जो प्योर मेटल होता है ना, प्योर मेटल, उसका तो पतला लेते हैं कैथोड, प्योर मेटल का लेते हैं कैथोड, और एक इम्प्योर मेटल का मोटा लेते हैं एनोड, मोटा लेते हैं एनोड। और ये किसके लिए किया जाता है कि कॉपर, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड, इन सब के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया जा सकता है। तो इस मेथड में क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल इज मेड ऑफ एनोड, इम्प्योर मेटल एनोड का बना होता है, एंड पतला सा स्ट्रिप लेंगे किसका, कैथोड का, पतला सा स्ट्रिप कैथोड का जो कि हुआ प्योर मेटल है, ठीक है। अब सॉल्यूशन लेंगे इसमें मेटल के सॉल्ट का, मेटल का सॉल्ट का, जैसे कि आपको कॉपर को रिफाइन करना है तो कॉपर की पतली सी स्ट्रिप ले ली, पतली सी स्ट्रिप आपने लगा दी यहाँ पे, और एनोड यानी कि जो अपने पास इम्प्योर मतलब जिसका रिफाइन करना है उसको एनोड की फॉर्म में लेंगे, वो मोटी होगी ना, मोटी होगी क्योंकि उसके पास इम्प्योरिटीज़ भी हैं, और ये कैथोड जो अपने अलग से लगाया, ठीक है, कैथोड अलग से लगाया बाहर से, और एनोड क्या था आपको जो मेटल का एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो मिला वो एनोड की फॉर्म में। अब होगा क्या बच्चों, जैसे कि कॉपर है, अब इसके अंदर जो सॉल्यूशन लेते हैं वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ही लेंगे, जो मेटल जिसको भी एक्सट्रैक्ट करना है उसी का सॉल्यूशन, उसी का साल्ट लिया जाएगा, उसी का सॉल्ट लिया जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्ट लिया। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्ट है और ये कैथोड एनोड, इनको पूरा एकदम, ये कैथोड नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, क्या। अब क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो ये क्या होगा, कॉपर प्लस और SO4 2 माइनस, ये बनाएगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, प्योर मेटल जो होगा ना एनोड से डिजॉल्व होगा यहाँ पर, जैसे कि ये प्योर, ये एनोड था, एनोड तो इम्प्योर था ना, एनोड तो इम्प्योर था, कहाँ से आया इम्प्योर, जो भी अपन ने अब तक एक्सट्रैक्शन किया था, रिडक्शन करने के बाद जो भी अपने को फाइनली और मिला था वो एनोड की फॉर्म में, तो इसमें प्योर फॉर्म में कॉपर भी होगा ना, और उसके साथ साथ मड़ भी है, गंदगी भी है, गंदगी तभी तो इसको रिफाइन कर रहे हैं ना, तो कॉपर यहाँ से आएगा इसके अंदर, मतलब प्योर कॉपर है वो सॉल्यूशन के अंदर आएगा, और जो गंदगी यानी कि मड़ होगी वो एनोड के नीचे सेटल होने लगेगी, नीचे जमा होने लगेगी यहाँ पे कहीं पे, जिसको बोला जाता है एनोड मड,
एनोड मड। और कॉपर, जो कि कॉपर प्योर फॉर्म में कैसे हो गया ये, क्योंकि अब इससे गंदगी हट गई, नीचे चली गई, और कॉपर जो प्योर फॉर्म में इसमें होगा। इम्प्योर एनोड में जो भी प्योर कॉपर है, समझ रहे हो, इम्प्योर एनोड तो इम्प्योर है क्योंकि इसमें कॉपर के साथ साथ गंदगी भी है, बट सॉल्यूशन में आते टाइम कॉपर तो बाहर निकल के आ जाएगा प्योर, और एनोड मड यानी कि गंदगी नीचे जमा हो जाएगी। तो अब क्या होगा, जितना कॉपर यहाँ से यहाँ पे आया उतने अमाउंट का कॉपर इस सॉल्यूशन से जाके इस पर डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा। बस ठीक है, समझ आया। तो जितना कॉपर सल्फेट इधर था ना, Cu+2SO4 2-, ये क्या है, नेगेटिव है, तो Cu+2 इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद ही तो ये नेगेटिव बनेगा, ये इसने इलेक्ट्रॉन दिए यहाँ पे, कॉपर प्लस इधर गया और कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट होगा। मतलब ये इसका अब क्या होगा, जो प्योर कैथोड है उसका साइज तो बढ़ता जाएगा, कैथोड का साइज मोटा होता जाएगा क्योंकि कॉपर इस पर जमा हो जाएगा, और एनोड का साइज कम होता जाएगा। तो फाइनली जो भी प्योर मेटल होगा, प्योर कॉपर होगा, वो अपने को कहाँ पे मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा। वापस समझो प्रोसेस, करना क्या है, रिफाइन करना है। रिफाइन करने के लिए आप एक टुकड़ा लाओगे, पतली सी स्ट्रिप लाए वो, जो कि अपने पास ऑलरेडी है कॉपर की। अब इम्प्योर कॉपर की मोटी स्ट्रिप ये कहाँ से मिली है, जो भी अपन ने अभी तक और रिफाइन किया है एक्सट्रैक्ट करके, वहाँ से ये एनोड की स्ट्रिप मिल गई, इम्प्योर कॉपर। अब इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर देंगे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर देंगे। अब इससे क्या होगा, एनोड से जो कॉपर है, एनोड से जो कॉपर है ना, प्योर कॉपर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो गंदगी है वो तो नीचे एनोड के नीचे जमाना स्टार्ट हो जाती है, इसको बोलते हैं एनोड मड। तो यहाँ पे जो प्योर कॉपर होगा वो नीचे सॉल्यूशन में आने लगेगा। अब सॉल्यूशन में इतना जे आएगा, कॉपर ही आएगा, तो इतनी अमाउंट का कॉपर इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से जमा होने लग जाता है कॉपर पर, इस प्योर कॉपर पे। तो इस कैथोड का साइज तो बढ़ता जाएगा। कैथोड का साइज क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ से सॉल्यूशन से कॉपर इसके ऊपर डिपोजिट होता जा रहा है, और एनोड का साइज कम होता जाएगा क्योंकि यहाँ से कॉपर नीचे आता जा रहा है, और एनोड मतलब गंदगी नीचे गिरती जा रही है। समझ में आ गया, इस तरह से इसको एक्सट्रैक्ट कर। लास्ट टॉपिक जो बचा है वो है कवरोजन। जितने भी मेटल होते हैं वो जनरली क्या करते हैं कि एनवायरनमेंट की एयर से रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे कि सिल्वर है, एजी है, एजी क्या करता है, ये ब्लैक हो जाता है। सब किसी थोड़ी टाइम बाद यदि इसको एयर में एक्सपोज कर दोगे ना तो ये ब्लैक हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो सल्फर होता है उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाती है किसकी, Ag2 सिल्वर सल्फाइड की, यानी कि Ag2S सिल्वर सल्फाइड की एक कोटिंग हो जाती है, क्योंकि इसने एनवायरनमेंट में जो भी सल्फाइड था उससे रिएक्शन कर लिया। ऐसे ही आपने देखा होगा कॉपर जो होता है मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से, कॉपर जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, और धीरे धीरे ये कैसे कलर का होता है, इसे ब्राउन सरफेस होती है इसकी, और ये हो जाता है ग्रीन कलर का, क्योंकि इस पर जो लेयर बन जाती है कॉपर कार्बोनेट की लेयर बन जाती है, ये होती है ग्रीन कलर की। ऐसे आयरन को देखा होगा, आयरन क्या करता है, आयरन मॉइस्चर से और एयर से रिएक्ट करता है और बना लेता है X2O। ये क्या है, रस्ट है, रस्ट, जंग जिसको बोलते हैं, ज़िंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी अगर तेरा साथ हो, ज़िंदगी से जंग हार लेंगे हम, साथी अगर तेरा, मतलब ये साथी है इसके, इनका साथ हो जाएगा ना तो ज़िंदगी से जंग हार जाएगा। ये आयरन क्यों हार जाएगा, क्योंकि इसकी रस्टिंग हो जाएगी और ये हो जाएगा एकदम खत्म, टाटा बाय बाय गया। समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में एक चीज़ दे रखी है आपको कि आप इनका प्रिवेंशन कैसे किया जाए, जंग को लगने से कैसे रोका जाए। तो जंग लगने से रोकने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और अलॉइंग, ये सारे तरीके होते हैं जंग से किसी चीज़ को बचाने के लिए। तो गैल्वेनाइजिंग तरीके के बारे में बताया गया। गैल्वेनाइजिंग में क्या करते हैं, ये क्या किया जाता है, गैल्वेनाइजिंग मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन। ये गैल्वेनाइजिंग किस पे अप्लाई होती है, आयरन पे या स्टील पे। और स्टील क्या होती है, आयरन और कार्बन का अलॉय होता है, आयरन और कार्बन का अलॉय होता है। इस पर क्या किया जाता है, जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है। जिंक की लेयर, जैसे आयरन का टुकड़ा था इसके ऊपर जिंक की लेयर बना दी जाएगी, जिंक की लेयर चढ़ा दी जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जिंक मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू आयरन। आयरन के कंपेरिजन में रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो जिंक ऊपर आता है। तो जिंक क्या करेगा, आयरन से मॉइस्चर और ऑक्सीजन की रिएक्शन नहीं होने देगा, क्योंकि इसकी कोटिंग है ना इसके ऊपर। ये क्या करेगा, खुद अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा, यानी कि जिंक ऑक्साइड बन जाएगा पहले, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा पहली एज कम्पेयर टू आयरन की रस्टिंग होने से पहले जिंक ने ऑक्साइड बना लिया। अब जिंक ऑक्साइड क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, मतलब इसके ऊपर जिंक ऑक्साइड की लेयर ऑलरेडी बन चुकी है। अब ये फर्दर अंदर जो आयरन है उसको रस्ट नहीं होने देगा। अब देखो यदि यहाँ पे गलती से थोड़ा सा स्क्रैच लग जाता है, जिंक की थोड़ी सी लेयर यहाँ पे कह सकते हो थोड़ा सा पार्ट हट गया वहाँ से, तो क्या आयरन रस्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा स्क्रैच लगा के जिंक की लेयर हट गई तो आयरन रस्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर है नो। क्यों नो, क्यों, क्योंकि बच्चों कोई भी रिएक्शन करने के लिए ऐसे इसी जगह पे जहाँ पे भी जिंक हट गया है वहाँ पे यदि H2O और O2 आ भी गए रस्टिंग करने के लिए, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव ना, जिंक इज मोर, तो जो इसके चलो ठीक है थोड़े से पार्ट से तो हट गया, बट इसके आसपास तो जिंक है ना, जिंक मोर रिएक्टिव है। ये क्या है, ये जो भी चीज़ें आई हैं उनको ये आयरन से रिएक्ट होने नहीं देगा। क्यों नहीं होने देगा, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो इनके साथ रिएक्शन ये कर लेगा। मतलब थोड़ी बहुत स्क्रैच लग भी गई तो भी आयरन पे जंग नहीं लगी। क्यों नहीं लगी, क्योंकि जिंक आगे चढ़ के बोलेगा आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, तो ये क्या करेगा, इसकी रस्टिंग नहीं होने देगा, खुद मर जाएगा, खुद अपने आप को सेक्रीफाइस बोल देगा। इसीलिए इसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग। नहीं बताऊँ, नाम नहीं बताऊँगा, तुम्हें बताना है सेक्रीफाइसिंग क्या बोलते हैं इसको। अब दूसरा मेथड होता है जंग से बचने के लिए, उसको बोलते हैं अलॉइंग। अलॉइंग इज ऑल्सो ए गुड मेथड टू इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, वी गेट द डिजायर प्रॉपर्टी ऑफ दिस मेथड। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, आयरन का जो अलॉय है, आयरन को यदि प्योर फॉर्म में लेते हो तो ये क्या होता है कि प्योर आयरन होता है ना, बहुत सॉफ्ट होता है, और ये इसको यदि गर्म करोगे तो आसानी से स्ट्रेच हो जाएगा। जैसे कि आपने थोड़ा भी गर्म कर दिया ना, स्ट्रेच हो जाएगा एकदम। ये अपनी
अपने आप की शेप को मेंटेन नहीं कर पाएगा। पर इसमें थोड़ी सी अमाउंट में यदि कार्बन मिला दिया जाए, ओनली इतना, तो कार्बन और आयरन मिलके बना लेते हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग। क्या बना लेते हैं? स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होता है ये। तो इसकी वजह से क्या होता है ये, अब ये इसको हॉट करोगे तो स्ट्रेच नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करो, आयरन फेकोनी नहीं, फिक्रोनी, आयरन क्रोमियम निकल, ये यदि आपने मिला दिया तो एक सब्सटेंस मिलता है जो कि अब आयरन को जंग नहीं लगने देगा आयरन को। क्यों? क्योंकि ये बन गया अपना स्टेनलेस स्टील। ये क्या करता है, जो क्रोमियम होता है ना, क्रोमियम Cr2O3 बनाता है तुरंत। क्रोमियम यहाँ पे ना, क्रोमियम Cr2O3 बनाता है। अब Cr2O3 बन गया तो क्या होगा, अब ये आयरन को रस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि क्रोमियम ऑक्साइड बन गया और ये बाहर से इसको आयरन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लेता है। तो जो घरों में बर्तन आपने देखे होंगे ना, वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं क्योंकि इन पर क्रोमियम होता है उनके साथ में। और क्रोमियम यदि आपने मिला दिया तो क्रोमियम इसको जंग लगने से बता देता है, नहीं बचा लेता है। इस तरह से आप कह सकते हो कि अलॉय मिलाने पर प्रॉपर्टीज इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। अलॉय क्या होता है? अलॉय इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। अलॉय इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, और मेटल एंड ए नॉन मेटल। या तो दो मेटल होंगे या दो से ज़्यादा मेटल होंगे, या फिर एक मेटल एक नॉन मेटल हो जाए तब भी उसको अलग। बट कैसा मिक्सचर है ये? होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये बनाया कैसे जाता है? तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो मेन इसका प्राइमरी कंपोनेंट है, जैसे कि स्टील बनाना है तो आपको आयरन को मेल्ट करना पड़ेगा। आयरन मेल्ट करके जितने भी अमाउंट में उसको कार्बन डालना है तो कार्बन डाल दो, दोनों मिक्स हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सर हो जाएगा, तो बन जाएगा वो अपना अलॉय। जितनी भी अमाउंट है, जैसे अभी 0.05 की बात हुई थी तो 0.05% कार्बन डाल दो आयरन में, बन जाएगा अलॉय, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। अब इसको कूल कर दो, ठीक है, ओके। जैसे कि आपने जो गोल्ड आपको मिलता है ना मार्केट में, जल्दी गोल्ड मिलता है वो 24 कैरेट नहीं होता है, 24 कैरेट गोल्ड नहीं होता है, तो होता है 22 कैरेट गोल्ड। इसमें 22 कैरेट क्यों होता है? क्योंकि 22 पार्ट्स तो प्योर गोल्ड के होते हैं, जो इंडिया में मिलता है उसकी बात कर रहे हैं अपन। 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड के होते हैं, बट 2 पार्ट्स इसमें मिलाया जाता है कॉपर या फिर सिल्वर। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चों जो प्योर गोल्ड होता है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसीलिए इसकी ज्वेलरी वगैरह नहीं बनाई जा सकती। इतना सॉफ्ट होगा तो ज्वेलरी नहीं बनाई, थोड़ा सा भी किसी शेप में बनाया ज्वेलरी में ये टूट जाएगा। इसीलिए इसको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए सिल्वर या कॉपर मिलाया जाता है। और इंडिया में कितना मिलाया जाता है? 2 पार्ट्स। यदि 24 पार्ट्स हैं टोटल, तो उनमें से 22 पार्ट तो गोल्ड के होते हैं और 2 पार्ट्स होते हैं कॉपर या सिल्वर के पार्ट होते हैं। इसके मिलाने से हार्ड हो जाता है। यदि अलॉय में एक कंपोनेंट यदि मरकरी है तो इसको बोलते हैं अमलगम, AMALGAM, अमलगम। यदि किसी अलॉय में एक एलिमेंट, उसका एक मेटल यदि मरकरी है तो इसको अमलगम बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अलॉय इज लेस देन प्योर मेटल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो अलॉय की होती है ना, वो लेस देन होती है प्योर मेटल से। जैसे कि ब्रास है, ब्रास किससे मिला है? कॉपर और जिंक से, तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। किसके कंपेरिजन में देखा जाए तो कॉपर के कंपेरिजन में। कॉपर से तो वायर बनाए जा सकते हैं क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अच्छी होती है, बट इसके वायर नहीं बनाया जा सकती, ब्रास के वायर नहीं बनाया जाता क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कम होती है। ब्रॉन्ज किससे मिलकर बना है? कॉपर और टिन से। ब्रॉन्ज बनाया कॉपर टिन से और ब्रास बनाया कॉपर जिंक से। ये कुछ याद रख लेना आप। सोल्डर भी एक अलॉय होता है जो कि बनता है लेड और टिन से। सोल्जर मीठी बातें बोल कर दिल तू मेरा ले गया, लेड एंड टिन। इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू इनके इंडिविजुअल मेल्टिंग पॉइंट से, ठीक है ना। और इसका यूज़ क्यों किया जाता है? सोल्डर का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है। यदि किसी भी अलॉय में एक उसका एलिमेंट Hg है तो उसको बोलते हैं अमलगम। जैसे कि सोडियम में Hg है तो सोडियम अमलगम, जिंक में Hg है तो जिंक अमलगम। समझ में तो आ ही गया होगा माय डियर। हो गया क्या? समय समाप्ति घोषणा। जर्मन सिल्वर, ये याद रख लेना। इसका नाम में सिल्वर जरूर है बट इसके काम में सिल्वर नहीं है। मतलब नाम में सिल्वर है बट एक्चुअली में ये सिल्वर यहाँ पे होता ही नहीं है। इसमें होता है कॉपर जिंक और निकल। कॉपर जिंक निकल। और कोई आपसे पूछ ले स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? फिक्रोनी। कोई फिक्र नहीं, ये होता है। इसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। इसमें जंग नहीं लगता है, जिंदगी से जंग ये जीत चुका है ऑलरेडी। ब्रास कॉपर जिंक से मिला होता है, ब्रॉन्ज कॉपर टिन से बना होता है। कोई भी दिक्कत नहीं है रे बच्चे। अलॉय आर स्ट्रॉन्गर देन मेटल फ्रॉम विच देयर ऑप्शन। ये सब चीज़ें तो आपको देखने जरूरत नहीं। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ लास्ट में बता देता हूँ कि आप कभी भी साउथ दिल्ली तो वहाँ पे देखना कुतुब मीनार, या आपके NCERT में दे रखा है। कुतुब मीनार में एक है आयरन पिलर, कुतुब मीनार, इसमें है आयरन पिलर। 1600 वर्ष पुराना है बच्चों, और इसको ऐसे प्रोसेस से बनाया गया कि ये आयरन का बना हुआ है तब भी इस पर जंग नहीं लगी। तो आपको ये सर्च करो आप बच्चों,
ये सर्च करो कि ये कैसे बना होगा कि अभी तक इस पर जंग नहीं लगी है। मतलब आयरन में ऐसा क्या मिलाया इन्होंने, मतलब ऑब्वियसली बात है, अभी यहाँ तक अपन बात कर रहे थे अलॉय कुछ ना कुछ मिलाया होगा। स्टेनलेस स्टील होता है तो वो जंग नहीं लगता, वो स्टेनलेस स्टील है नहीं, वो क्यों नहीं है, स्टेनलेस स्टील द्वारा से दिख जाता है ना, चमकदार होता है। अपने घरों में बर्तन देखे होंगे स्टेनलेस स्टील के होते हैं, वो दिख जाते हैं। तो ये आयरन जो अपना पिलर है वो 8 मीटर हाइट है और लगभग इसका 6 टन वजन है, मतलब 6000 kg इसका वजन है और 8 मीटर हाइट है इसकी। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरह इसको लेके बचा लो और सो जाओ बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एनी डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच।